जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ। हम हैं इस समय हरिद्वार जिले में। लक्सर क्षेत्र है ये, हरिद्वार से लक्सर के बीच का जो क्षेत्र है। और यहाँ पे काफ़ी पंजाबी लोग हैं जो खेती करते हैं। लेकिन वही है, अंदाज पंचे दामोदर वाली कहानी चल रही है। एक भैया हैं प्रधान जी बंटी जी, जिन्होंने मेरी किसान पाठशाला मुजफ्फरनगर में सुनी थी। उन्होंने इन्वाइट किया आज, तो समय निकाल के फिर आए हैं। और मैं आपका एक बार परिचय करा देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। और सभी से एक बार मोटा मोटा से एक बार मैं चाहूँगा कि सबकी तरफ कैमरा घुमा देंगे। तो पहले परिचय ले लेते हैं एक बार। भैया, हम कहाँ पे हैं और ये जगह कौन सी है? पूरा अपना मोबाइल नंबर के साथ परिचय। नमस्कार जी, हम फिलहाल ग्राम एथल में बैठे हैं और ये तहसील लक्सर के अंतर्गत आता है। और हमारे क्षेत्र में ज़्यादा गेहूं और गन्ने और धान की खेती होती है। और मोबाइल नंबर मेरा है 99-172-045-06 जी, बैठिए। सभी को जय हिंद, जय जवान जय किसान। मेरा नाम राहुल है और मैं जिला बिजनौर का रहने वाला हूँ। आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश का एक जिला है गंगा से लगा हुआ, बिजनौर। आप लोगों ने सुना होगा सभी ने नाम जी, हाँ देखा भी होगा। 17 साल हमने सेना में नौकरी की है। सर आप अभी आप बस मुझे सुनेंगे, नहीं तो गप्पे मारने तो मैं वीडियो बंद कराता हूँ, फिर गप्पे मारते 2 घंटे बैठ के, वरना फिर मुझे सुनिए आप सिर्फ। 17.5 साल मैंने सेना में जॉब की है। 2013 में किसानों ने बहुत आत्महत्याएं चल रही थी उस समय में। तब तक जिंदगी मस्त कट रही थी, कोई मेरे को लेना देना नहीं, जिंदगी बढ़िया थी। फर्स्ट क्लास समय पे नौकरी लग गई थी कम उम्र में। 16.5 पौने 17 साल का भर्ती हो गया था। घर भी ठीक ठाक था, कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं थी, ना कुछ लेना देना था खेती से। खेती मतलब यार जो कर रहा है करो, मुझे क्या लेना, मेरी तो नौकरी लग गई। तो जब वो आत्महत्या देखी तो मन बहुत विचलित हुआ कि मतलब किसान ऐसे क्यों मर रहा है। हमारे पिताजी भी किसान है, कभी ऐसा ना हो कि पिताजी भी कहीं आत्महत्या कर ले तो पहली बार फ़ोन करके घर पूछा एसटीडी से कि पिताजी सब ठीक ठाक है, क्या हो गया, मतलब ये लोग इतने क्यों वो कर रहे हैं। पापा ने बोला वो कर्जे में दबे हुए हैं भैया। तो फिर एक दिन अखबार सामने आया, उसमें एक महिला ने आत्महत्या की हुई थी बच्चों के साथ। 2 बच्चे थे साथ में, छोटे छोटे। बड़ा बुरा लगा सोच के, मन तब से प्रेरित हुआ कि खेती करें। पहली बार ज़िंदगी में आके खेती की तरफ सोचा और खेती करनी शुरू करी। शुरू मतलब घर आए कभी छुट्टी और इंटरेस्ट लिया, पहली बार काम करना शुरू किया, फिर खेती को सीखना शुरू किया। करते गए आगे बढ़ते गए तो देखा हम गलत चाल चलन हमारा गड़बड़ है, लाइफ स्टाइल खेती का ठीक नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि किसान को ज्ञान नहीं है, और जहाँ पे अज्ञानता है वहाँ पे राज बड़े आसानी से किया जा सकता है। अगर कहीं भी ज्ञान की कमी है तो उस तबके के ऊपर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे देश हो, कुछ भी हो, अगर वहाँ पे जागरूकता नहीं है और वहाँ पे अगर एकता नहीं है तो राज बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसीलिए कभी कहावत है कि आप भेड़ियों पर राज नहीं कर सकते। जिंदगी में कोई भेड़िया देखा किसी के घर पड़ा हुआ? शेर मिल जाएगा, भेड़िया नहीं मिलेगा। भेड़िए बहुत एकजुट होते हैं, परिवारवाद होता है उनके अंदर। आप भेड़ियों पर राज नहीं कर सकते। कभी भेड़िया मर जाएगा कभी, लेकिन कभी पालतू नहीं बनेगा आपका, कभी भी नहीं सुनेगा वो आपकी, कुछ भी आप जान से मार दो उसको। शेर पालतू बन जाएगा, भेड़िया नहीं बनेगा। तो हम लोगों को भेड़िया बनना है। ये शेर शेर करके पट्टा डाल दिया लोगों ने हमारे गले में। तो साहब वहाँ से शुरुआत हुई, मेरी मुलाकात किसान पाठशाला से हुई। किसान पाठशाला 2004 में शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से। कुछ लड़कों ने आकर के खेती करी बाहर से आके, जो जॉब कर रहे थे बाहर, जिनमें बलराम थे, गजेंद्र पाटीदार जी थे, और भी कुछ लोग थे। तो इन लोगों ने मिलकर पहले कपास की खेती शुरू की। और ये नर्मदा नदी से 7 किलोमीटर से पानी को लेके गए पाइपों के द्वारा, मतलब हाईटेक खेती उस टाइम की। और ड्रिप से इन्होंने पहली बार अपनी बंजर जमीन पे कपास उगाई। लेकिन उगाई वही, आप 2 बोरी डाल रहे हैं तो हमने 2.5 डाला। और ये 2 साल में राज्य स्तर पर पहुंच गए उत्पादन में, क्योंकि ड्रिप थी। और उस जमाने में ड्रिप कौन लगाता था। तो इन्होंने इतना बढ़िया उत्पादन लिया, और लेने के बाद इतने बढ़िया बढ़िया प्रोडक्ट कोई कंपनी शायद इन्होंने छोड़ी नहीं होगी। लेकिन तीसरे साल कपास में पौधे टूट टूट के गिरने लगे, इतने बड़े बड़े हो गए। अब इनकी समझ में ये नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, कहाँ जाएं। जितनी कंपनियों की दवाई लेते थे सभी कंपनियों को बुलाया, हर कंपनी आई और चूरन दे के चली गई, लेकिन हुआ कुछ नहीं, रिजल्ट 0। लास्ट में इन्होंने एक कंपनी को बोला कि मैं तेरे को डबल पैसे दूंगा, लेकिन तू यहीं रुक और खेत को ठीक करा दे और गारंटी ले ले। बोला गारंटी नहीं लूंगा, गारंटी नहीं लूंगा मैं आपकी।
तो फिर बोले फायदा क्या हमारा केमिकल डालने का तुम्हारे, बोलते मतलब हमको अंदर ज़बरदस्ती दे रहे हैं। फिर इन्होंने इजराइल से कुछ कांटेक्ट किया, वहाँ से जो बताया गया वो हैरान करने वाला था। वो हमारे देश का चूना और नीला तोता जो हमारा बुजुर्ग यूज करते थे, पैसे लेके बताया क्या, आप ही के घर की चीज़ जो हमने बेकार समझ के छोड़ दी खेती में, और उसी से इनका ठीक हुआ। तब इन लोगों के दिमाग में आई कि हम कहीं ना कहीं गलत रास्ते में हैं। तब से इन्होंने किसानों को जागरूक करना शुरू किया। उस समय में सोशल मीडिया इतना प्रभावी नहीं था जितना आज है। आज तो हमारे बीच में जो हो रहा है ये 1000 गांव में जाएगा, लेकिन पहले ये यहीं का यहीं ख़त्म था। तो इन लोगों ने गांव गांव जाकर के फिर नाम रखा कि हम किसान पाठशालाएं चलाएंगे आप, और सीखना सिखाना शुरू करेंगे कि जो मेरे को आता है आप लोग सीख लो आज यहाँ लक्सर में, एथल में, और जो मेरे को नहीं आता वो मैं आपसे सीख लूँगा, आपके पास कोई एक्सपीरियंस होंगे। फिर इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाऊँगा। आपकी बातें, यहाँ की एथल की जो अच्छी बातें हैं वो मैं ले जाकर लोगों को बताऊँगा, दुनिया को। यही होता था पहले, समाज में भी यही होता है सब खान साहब। और ऐसे ही जो है सब धर्मों में ये फैलते गए अच्छी अच्छी बातें फैलाने गए। सूफी आए और बढ़े, सूफी आए और बढ़े। उसी तरीके से हम लोग कर रहे हैं। अब ये बढ़ते बढ़ते मैं भी इनसे जुड़ा कि यार किसानों का भला करना है, किसानों को कर्ज मुक्त करना है, तो फिर किसके साथ जुड़ूं। तो मन में कई बार कई राजनीतिक ख्याल आए, कई और जगह जगह चीज़ें आई, लेकिन मैं बोला वहाँ भला नहीं है। फिर ऊपर वाला आप जो दिशा रखते हो, आपके मन में जो विचार चल रहे होते हैं, ईश्वर आपको वैसे ही प्रवृत्ति के लोगों से मिला देता है। तो मेरी मुलाकात किसान पाठशाला से हुई साहब 2013-14 में। भरोसा मुझे भी पूरा नहीं था उन पर। मेरे मन में भी ये था कि नहीं यार, बिना डीएपी के खेती हो नहीं सकती। ये सब कहने वाली बात है। किए, प्रैक्टिकल किए, सीखा। फिर मैं महाराष्ट्र गया, गुजरात, मतलब मैंने कोई ऐसा राज्य नहीं छोड़ा है जहाँ पे मैंने खेती न सीखी हो। पहले 8 साल खेती सीखी खूब बढ़िया करके, और करते करते बड़ी मेहनत से, बड़े हाथ पर तवज्जो करके मुझे 2020 में रिटायरमेंट मिला सेना से। मैं बोला साहब आप छोड़ो, बहुत हो गया। भर गया था मैं पूरा, वह मुझे खाली होना था किसी तरह किसानों में जाकर के सीखना था, वो सीख लिया। सेना में रहते हुए मैं ये नहीं कर सकता था जो आज कर रहा हूँ। ये बॉन्ड है, इसको बिल्कुल बैन है, आप नहीं कर सकते ये काम। निकलना जरूरी था। 20 से निकल के फिर मैंने अपने स्तर पर किसान पाठशाला लेना शुरू करी, और आज की तारीख में जब हम कभी शुरू हुए थे तो 30 लोग हमारे साथ थे 2004 में, और आज हमारे पास 16.5 लाख से ज़्यादा लोग हैं जो हमारे साथ जुड़ कर खेती कर रहे हैं। हम लोग निःशुल्क हैं, ऐसा भी नहीं कि निःशुल्क बोल के बाद में कहते कि सरदार जी जो आपकी इच्छा हो वो दे दो। इच्छा होगी तो भी नहीं ले पाएंगे, कुछ भी नहीं चाहिए, एक चमन्नी भी नहीं। किसान पाठशाला फ्री है ऑल ओवर वर्ल्ड। मेडागास्कर में हम हैं, साइप्रस में पंजाबी मेरे साथ खेती कर रहे हैं केले की, और आपके कांगो में हम हैं। अभी डिमांड आई थी, बैठे थे अंकित से, वो पूछ रहा था कि भैया 50,000 पौधा कांगो में चाहिए, साउथ अफ्रीका, रेट आप मुझे बता दो, पहुंचवा दो केले का। तो वो सब चीज़ें, तो हम तकरीबन 17 कंट्रीज में हैं। हमारा मेन मकसद है किसान को कर्ज मुक्त करना और किसान को जागरूक करना। मैं कर्ज मुक्त नहीं करूँगा, होंगे करेंगे आप ही। मेरे पास कुछ चीज़ें हैं जो मैंने सीखी दुनिया से, मेरे खेतों में की, जो मुझे बढ़िया लगा, अच्छा लगा, वो मैंने आप लोगों को आके बताया। इसकी अनेक वीडियो किसान पाठशाला करके यूट्यूब चैनल है, आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो किसान पाठशाला के नाम से मिलेगा आपको। उसमें अनंत वीडियो हैं। जैसे यहाँ उत्तर भारत में मैं हूँ, अलग अलग क्षेत्रों में हमारे अलग अलग प्रतिनिधि अपने अपने स्तर पे फ्री ऑफ कॉस्ट किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हमारा ना कोई चार्ज है, ना हमारी कोई सीसी बोतल है, ना हमारा कोई फर्टिगेशन है। आपके घर में जो है उसी को अच्छे से कैसे देना है वो हम लोग सिखाते हैं। मैं जाट परिवार से हूँ, तो मैं अपने नाम का के चौधरी नहीं लगाता, ना मेरा टाइटल लगाता हूँ। मैं लगाता हूँ जवान। जवान पंजाबियों का भी है। जवान को कोई नहीं कह सकता किस धर्म से रिलेटेड है, और मुझे इस धर्म कास्ट और जातिवाद से ऊपर जाके उठना है, तभी मैं आप लोगों की मदद कर पाऊंगा। जब तक मेरे दिमाग में मेरी जाति बसी रहेगी तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो वो मैंने ख़त्म करके यहाँ पे लगा दिया जवान। जितने भी हमारे साथ लोग हैं वो नाम के आगे टाइटल नहीं लगाते, सीधा किसान लगाते हैं। और हमारा मकसद है जय जवान जय किसान। 2 ही लोगों की जय बोली जाती है, एक जवान की एक किसान की, क्योंकि दोनों ही विषम परिस्थितियों में एकदम सब कुछ बर्बाद होने के बाद भी आखिरी गोली, आखिरी निशाना तक काम करते हैं, और आखिरी सांस तक हिम्मत नहीं तोड़ता वो। ऐसे ही किसान है, किसान भी लास्ट तक काम करता है। फसल बर्बाद भी हो जाएगी फिर भी लगाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि नहीं यार मैं आज से खेती नहीं
करूंगा खेती करने तो का। अब तो जवान की भी पेंशन खत्म होने लग रही है। नहीं पेंशन नहीं 4 साल की नहीं नहीं ड्यूटी हो नहीं रही है। उसको पेंशन नहीं बोलते सर, वो सरकारी मुद्दा है, वो तो सरकार जाने। देखो सरकार सारी बहुत अच्छी होती है, यानी सरकार मान जो मेरा तजुर्बा है 17 साल मैं भी नौकरी करके आऊँ, सारी सरकारें बहुत बढ़िया हैं, हमें सरकार से कोई लेना देना है नहीं। ठीक है जी, हमें मतलब है किसान से और हमसे, ना तो वो हमारे बहस करने से ठीक होने वाला है ना वो बिगड़ने वाला है, ना इस चैनल पे हम वो चीज जिक्र करने के लिए आए हैं। ये चैनल है हमारा खेती का, सरदार जी सीखने सिखाने का काम। सरकार से बात करनी है, सरकार के मुद्दे बहुत सारे हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं राजनीतिक, वो करेंगे, उनको लेना देना है। हमारी जो है सबसे बड़ी गड़बड़ है हमारी मिट्टी में। हम जब खेत की तैयारी करते हैं तो हमारे खेत की तैयारी ही गड़बड़ होती है। आप लोग खेत की तैयारी में कभी भी, जो आपको खेत की तैयारी करनी है तो 5 ट्राली गोबर की खाद, जो चीज़ मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुन लेना, अगर फेल हो जाओ तो मेरी गारंटी है जूता निकाल के मार देना अगली कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फिडेंस है मेरा, करवा रहा हूँ, खेती में लाखों लोग कर रहे हैं, आप पहले आदमी नहीं हो इस सभा में। कम से कम मैं 2000 से ज़्यादा ऐसी किसान पाठशाला ले चुका हूँ, और अनंत लाख लोग हर जिले में। आप नाम बताओ, आपके रिश्तेदार लखीमपुर में होंगे, सीतापुर में होंगे, बहराइच में होंगे, सरदार सुल्तानपुर तक आप नाम बताओ, वो सरदार मेरे को जानता होगा वहाँ, क्या राहुल भैया हैं। क्योंकि ऐसा कोई पंजाबी परिवार नहीं है जो मेरे टच में ना रहा हो यहाँ से वहाँ तक, जो बीच बीच में जाके लोग खेती कर रहे हैं। सुखराज है लखीमपुर के, टॉपर है, 3-4 साल हो गए उनको केला पकड़े हुए। तो 5 ट्राली गोबर की खाद। अब गोबर की खाद कैसे बनानी है? आप लोग क्या करते हो, गोबर लिया और बाहर धूप में डाल दिया, बस हो गया। इस पर बारिश बुरिश पड़ी, 1 साल तक ये सड़ा गला, फंगस लगी और इसको खेत में ले जाके फेंक दिया। कुल मिलाकर के आपके अपनी बीमारियों को, आप जो ये दवाई लेके आ रहे हो, दवाई का खर्चा आप खुद बढ़ाते हो, जिम्मेदार आप लोग हो, और गालियाँ कंपनियों को देते हो आप। ये कंपनियों की गलती है, महंगी बहुत कर दी दवाई, खेत में बीमारी बहुत आ रही है। बीमारी का कारण कौन है? हम खुद। गोबर की जो खाद है वो हमेशा शेड में होना चाहिए, या तो पेड़ के नीचे हो। कुल मिलाकर के गोबर की खाद के ऊपर बारिश का पानी, ओस, चांद की रोशनी और सूर्य की रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। वेस्ट डिकम्पोजर आता है, वो आप ले लो, ब्लॉक में सब राज्यों की सरकारें बांट रहे हैं। आपके उत्तरांचल में है कि नहीं है मुझे पता नहीं, बट यूपी में तो सब जगह बट रहा है, हर जगह ही है, हर राज्यों में, पंजाब तक में सब जगह आपकी वो जो है ब्लॉक में मिलती हैं बोतलें। नहीं तो आप किसानों से ले लो, यहाँ पे अंकित बेनीवाल बैठे हैं ये मेरे साथ में, इनके यहाँ से ले लेना, आपको फ्री प्रोवाइड करवा देंगे, कोई पैसा नहीं है। एक आदमी जाके 2 बोतल भर लाओ, सारे किसान उसी से बना लो। वो 200 लीटर एक साफ पानी लेना है, उसके अंदर वो थोड़ा सा 1 गिलास डाल दो, उसके अंदर 2 किलो गुड़ डाल दो। अब ये बन गया, ये जीवन भर के लिए हो गया आपका, लाइफ टाइम। अब आपने इसका जामन भर के रख लिया 2-4 बोतलों में एक तरफ, और इसको उठा करके गोबर की खाद के ऊपर फेंक दिया। हफ्ते में एक बार अगर आपने ये किया, और उस गोबर की खाद पे अगर आपने बिना बुझा चूना ला करके वो डाल दिया, हर हफ्ते 5 किलो चूना, हर हफ्ते 5 किलो सरसों की खल और फिर डिकम्पोजर, और यही प्रक्रिया अगर करते रहे तो 1.5 से 2 महीने में बहुत शानदार और मजबूत खाद बन के तैयार आपके पास, भयंकर वाली। अब आपने अपने 1 एकड़ खेत में 5 ट्राली गोबर की खाद डालनी है, उसके साथ में 50 किलो चूना, 50 किलो सरसों की खली, 4 किलो सेंधा नमक जो व्रत में खाते हैं, 3 से 4 किलो फिटकरी बारीक चूरा करके, पिंक वाली फिटकरी आती है, सफ़ेद और पिंक दोनों आती है, तो पिंक वाली मिल जाए तो ज़्यादा अच्छी है। गेरू मिट्टी, लाल मिट्टी जो आती है गेरू करते हैं वो वाली, तालाब की मिट्टी 1-2 कुंटल, और पिंडोल मिट्टी आती है घर में, जब आप कभी छोटे होंगे, आजकल तो गैस आ गई, मॉडर्न हो गए हम लोग, पहले चूल्हे के ऊपर वही होती थी, कपड़े में लपेट के जब रोटी सेकती थी माता जी, तो वो उसी से लीपते थे, पिंडोल मिट्टी बोलते हैं उसको। घोड़े तांगे पर रख के बेचते थे गाँव में, 5 रुपये 2 रुपये किलो, या नाज के बराबर मिलती थी हमारे यहाँ। हाँ हाँ हाँ, वो मिट्टी ले लो आप 10-5 किलो, ये सबको बिखेर दो आप खेत में। बिखेरने के बाद एक बार ट्रैक्टर निकाल दो, ट्रैक्टर निकालने के बाद आपने 9 तरह की फसलें बोनी है इसके अंदर, जैसे 3 दाल वाली दलहन, 3 तिलहन तेल वाली में तिल अनिवार्य है, 1 से 2 किलो तिल होगा ही होगा, और बाकी अन्य फसलें, ये 9 तरीके की फसलें होनी चाहिए। इनको आप आपस में मिलाओ, इनका जो वजन है वो 12 से 15 किलो होना चाहिए।
अब इसको आप मिलाओ अच्छे से, पूरे 1 एकड़ में बिखेर दो, बड़ा होने दो। सही समय तो 35 से 40 दिन का है, लेकिन जितने भी समय आपको मौका मिल रहा है, लेकिन बहुत जरूर। अब ये आपने पूरे खेत में बिखेर दी, ये जम गई, इनकी जुताई कर दी। जुताई कर दी तो आखिरी जुताई पे आपने इससे पहले क्या करना है, 2 किलो ट्राइकोडर्मा लाना है, आराम से मिलता है। ट्राइकोडर्मा को आपने क्या करना है, 1-2 कुंटल गोबर की खाद, या फिर कुछ नहीं, वो वेस्टी कंपोजर था ना, वैसे वेस्टी कंपोजर बनाओ और उसके अंदर 2 किलो ट्राइकोडर्मा डाल दो और 5 किलो गुड़ डाल दो। 1 हफ्ता छोड़ दो। इसको चाहे तो खेत में स्प्रे करा दो, चाहे तो पानी का जो पलेवा करोगे आप फसल बोने के लिए, वो पानी के साथ जाने दो। आपका ट्रीटमेंट हो गया खेत का। अब आप इसमें जो भी फसल लगाएं, चारों तरफ से 1 एकड़ के गन्ना घास, सुपर नेपियर, लान वाला बाजरा, नाम 3 है, चीज एक ही है। एक बार काटो, बार बार काटते जाओ जीवन भर। देखा है आप लोगों ने, पशुओं के लिए खिलाते हैं आजकल सुपर नेपियर। वो आपने खेत के चारों तरफ 1-1 फीट पे लगाना है, बाउंड्री पे। क्यों लगाना है? क्लाइमेट कंट्रोल करने के लिए। जैसे आप लोग जर्सी और जैकेट पहन के आए हो, क्यों? हवा रोकने के लिए। हीटर नहीं लगा इसके अंदर, ना आपकी जैकेट में हीटर है ना मेरी में, बस ये हवा को रोक रहा है। तो मुझे मेरे शरीर से जो गर्मी निकल रही है वो अंदर की अंदर ही है, एयर वेंटिलेशन नहीं है। तो चारों तरफ से जब लान वाला बाजरा रहेगा 15-20 फीट का, तो दूसरे खेतों से कीट उड़ के जो आते हैं और जो वायरस और फंगस आता है वो 5 से 6 फीट की हाइट तक ही उड़ता है। और जब ये 10 से 12 फीट का चारों तरफ रहेगा तो आपकी 50% बीमारी तो इसके लगाते ही खत्म हो जाएंगी, खेत की मेड़ पे रुक जाएगी आपके। कुछ ऐसे कीड़े जो इन पर आने का प्रयास करेंगे तो उन पर चिड़िया बैठेंगे इनके ऊपर आके, वो इनको खत्म करती हैं। जाड़ों में माइनस टेम्परेचर की जो हवा चलती है, पाला ऐसे नहीं पड़ता है, पाला ऐसे पड़ता है हवा के साथ, तो ये ठंडी हवाओं को आने से रोकेंगी और गर्मियों में लू को रोकेगा ये। दूसरा आपके पशुओं का चारा है, अगर नहीं है तो बायोमास का सबसे अच्छा साधन है। अभी जो आगे खेती होने वाली है वो बायोमास से ही होगी, भूल जाओ यूरिया डीएपी। अब आने वाले समय में ज़्यादा तो और 2-4 साल डाल लोगे आप लोग, उसके बाद सब्सिडी हट जाएगी, फिर गेम ओवर। तो ये बायोमास का भी आपका काम करेगा और ये आपके चारों तरफ प्रोटेक्शन देगा। ये अनिवार्य है, ये किसान करता ही नहीं। इसका बीज कहाँ से मिलेगा? ये तो दुनिया भर का है सर, किसी से भी ले लो आप, 2 गड्डी ठा लो कहीं से। वो सामने खड़ा, देखो अभी दिख रहा मुझे, वो सामने खड़ा लान वाला बाजरा, तुमने नहीं लाया नदी तो रहा, वो मिल जाएगा आपको। 12 महीने तो प्रधान जी दिलवा देंगे, नहीं तो हमसे मिल लेना, मैं दिलवा दूंगा किसी किसान से। 2 गड्डी काट लाना, नहीं तो बीनवर आ जाना, मेरे यहाँ से ले आना काट के। तो ये आपने लगाना है निश्चित रूप से, इसके बिना खेती संभव नहीं है। अब यहाँ तक आ गए आप। अब बात आती है हमारी पानी की। हम लोग जो पानी देते हैं ना, हमारा पानी देने का तरीका गलत है। आप पंजाब में जाओ, लोग बेड पे गेहूं लगा रहे हैं, 3-3 फीट के बेड बना के, 3-3 फीट के बेड बना के एक बार इधर से पानी दे रहे हैं, एक बार इधर से पानी दे रहे हैं। वापसा कंडीशन जा रही है पानी में। हम लोग क्या करते हैं, इधर से बटन दबाया और सुबह जाके देखेंगे, जब तक पड़ोसी आके नहीं बताएगा कि यार तुम्हारे उससे मेरे गेहूं भर गए भाई यार, तो बंद करते जाके तो ट्यूबवेल को। आपके पानी का जो बैलेंस है, आपके पानी का बैलेंस ही आपकी फसल की उत्पादन पर निर्भर होता है पूरा। आपने पानी कैसा दिया है, 70% फसल ऊपर या नीचे होना, ये आपका पानी पे निर्भर है। आपके पानी देने का तरीका क्या है। जो किसान खाद और पानी अपने आप खड़ा होकर नहीं देता खेत में, उसके खेत में कभी अच्छी फसल नहीं होती। कभी प्रैक्टिकल कर लेना, कभी भी कर लेना, नहीं तो एक खेत में खुद देना और एक खेत में चला के आ जाना, दोनों का रिजल्ट देख लेना लास्ट में क्या होगा। आपने खड़े होकर पानी देना है। देना कैसे है, जब आपका खेत, अगर आप फ्लड में पानी दे रहे हैं तो जब आपका खेत 70% भर जाए, अगर 10 फीट का खेत है तो 7 फीट जब भर गया तो पीछे से पानी बंद कर दो। ये ज़मीन के अंदर ताकत है कि ये वेंटिलेशन करके उस 7 फीट के पानी को खींच लेगी। समझ रहे हैं मेरी बात। अगर 1 एकड़ का खेत है तो जब 1.25 एकड़ भर जाए तो बंद कर दो, बाकी उसकी नमी से भर जाएगा। अगर ऊपर की सतह सूखी रहेगी लेकिन नीचे हाथ डालोगे ना तो पूरा लास्ट तक पानी आता है। ऐसा क्यों? लगातार दोनों तरफ से देंगे तो क्या नुकसान है और ऐसा देंगे तो क्या फायदा है। पौधा जो भोजन लेता है उसके भोजन लेने की कुछ शर्तें हैं। हमारी तरह नहीं है, कभी उठाओ गप्पा नहीं कर लिया। हमारी भी शर्तें हैं।
भोजन अनुकूल होना चाहिए, मुझे पसंद आना चाहिए, मेरा स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए तो मैं खाऊंगा। वैसे फसल भी है। आपने क्या करना है, जब आपने दोनों तरफ से पानी दिया तो कोई भी पौधा हो दुनिया का, जब वो ज़मीन से निकला ऊपर, उसका जो टखना है जहाँ से ज़मीन और पौधे का शुरुआत होती है, अगर वो पानी में भीगा तो वहाँ पे बैक्टीरियल बीमारी आती है, बैक्टीरियल से फंगल आती है, फंगल से वायरस आता है, वायरस से कीड़ा आएगा खाने के लिए, लास्ट में ख़त्म करने के लिए। कुदरत का नियम है। आप लोगों को इन्हीं 4 चीज़ों में घुमा रखा है दुनिया में। 4 तो बीमारी हैं, बैक्टीरियल, फंगल, वायरस और कीड़ा। बस इन 4 चीज़ों में लुटे पड़े हो आप लोग। 70% तो स्प्रे में लुट गए। अगर स्प्रे बंद हो जाए तो 100 में से 70 रुपये बच गए हमारे। कितने यूरिया डीएपी में बर्बाद नहीं हो आप लोग, कितने स्प्रे में बर्बाद हो, बताऊंगा वो भी। तो अब आपने पानी दे दिया, खेत में पानी भर गया, एक बार सभी को दिखा देना, खेत में पानी भर गया आपका। पौधे को भोजन लेने के लिए 4 चीज़ों की जरूरत है। 30% हवा, 30% सूरज, 30% पानी और 10% बायोमास कार्बन। हमारा ध्यान कहाँ होता है? 90% खाद की तरफ और 10% बाकी चीज़ की तरफ। होना कहाँ चाहिए? 90% कुदरत के साथ, 10% ठीक है मेरे पास पैसा होगा तो मैं खाद पानी दूंगा, वो अलग से ला के दूंगा, वरना तो मैं इसी से काम चला दूंगा। अगर ये 3 चीज़ें सही कर ली, संतुलित प्रकाश, संतुलित वायु, संतुलित पानी, तो दोस्त इसी में फसल हो जाएगी। हो रही है दुनिया की। जागरूक नहीं है हम लोग, और हमें कोई जागरूक होने भी नहीं देना चाहता, क्योंकि जागरूक हो गए तो हम पर आदाब नहीं बजाएंगे दूसरे को, समझ रहे हो? और हमेशा सामने वाला चाहता है कि आप उसको आदाब बजाते रहो, उसकी वैल्यू बनी रहेगी। तो मैं आपका आदाब खत्म करना है आज बीच में से। ये जो आज सिखा रहा हूँ आप लोगों को, अगर सीख पाओ तो अपने साथ 10 किसानों को सिखाना, यही गुरु दक्षिणा है मेरी जिंदगी में। और कुछ नहीं चाहिए कभी तुमसे 1 रुपये भी। अब आपने दोनों तरफ से पानी दिया तो इसको पानी तो मिल गया, सूरज की रोशनी भी है, खाद पानी भी आपने नीचे दे रखा है, हवा नहीं है। हवा कब लेगा? जब जमीन का पानी 70% पानी जो आपने दिया है उसका या तो नीचे चला जाए या धूप में उड़ के ऊपर चला जाए। जो बचा हुआ 30% पानी है, जब वो मिट्टी के 2 कणों के बीच में से भाप बन के उड़ता है, उसको पौधे की जड़ें लेती हैं, वाइट रूट पौधे की। वो सही तरीका है। अब ये बापसा कंडीशन बनने में, इसको बोलते हैं बापसा कंडीशन, भाप वाली कंडीशन। ये बनने में अगर आपने सरपट पानी दिया तो कम से कम 5 दिन का समय लगता है। लगता है नहीं सूखने में 5 दिन का समय, जब आप चल सकते हो खेत में। ये 5 दिन में आपके पौधे ने भोजन तो लिया नहीं, क्योंकि जो अभी मैंने शर्त तो बताई आपके पास है नहीं कंडीशन। जब ये बराबर मात्रा में बनेगी तभी तो पौधा भोजन लेगा। तो पौधा फिर चल कहाँ से रहा है? पौधा चल रहा है जो उसने अपने अंदर स्टोरेज किया हुआ है अभी तक खा के, उसमें से वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, जबकि करनी चाहिए नीचे से लेकर के। तो कहीं ना कहीं आपका उत्पादन प्रभावित हो रहा है कि नहीं? आपने दुकान खोल रखी है और आपकी दुकान में सही, अरे भाई मैं शादी में जा रहा हूँ 500 रुपये देना, ले लो। अरे मैं बाजार जा रही हूँ 200 रुपये ले लो, तो तुम्हारी दुकान चल जाएगी क्या? दुकान को घर से अलग रखना है। अगर दुकान में से ही खाते रहे तो दुकान पट हो जाएगी। ऐसे ही ये पौधा अपने ही अंदर से खा रहा है तो ये उत्पादन कैसे देगा भाई? गेहूं में अगर 3 पानी लगे और 1 बारिश पड़ गई तो 20 दिन तो पौधा बढ़ा नहीं, तो 20 दिन की बढ़वार तो बहुत महंगे रखती है दोस्त। ऐसी गन्ने में देख लो, केले में देख लो, तो बैलेंस पानी का बहुत बड़ा रोल है। अच्छा आप पानी दें कैसे? फ्लड में तो आपको कम पानी देना है, पीछे छोड़ देना है तो ये भर जाएगा। अगर जैसे गन्ना है, अब गन्ने में आपने देखा होगा गन्ना नालियों पर लगा हुआ है आपके, केला भी ऐसे लगता है। इधर पानी देना है गन्ने में, 1 बूंद छोड़ देनी है, फिर तीसरी में पानी देना है, चौथी छोड़ देनी है, 5 में पानी देना है, छठी छोड़ देनी है। तो इधर से लगा पानी, इधर से मिली हवा आज ही, और जिधर पानी है उधर ही आपने दिया हुआ है खाद, या बाद में भी दे सकते हो हैंड टू हैंड। तो आज ही पौधा जो है भोजन उठाएगा आपका 1 ही दिन में। आपने अगर गन्ने को 15 पानी दे दिए तो 75 दिन तो गन्ना बढ़ा नहीं,
अगर ऐसे दिया तो आज ही बढ़ा, तो 75 दिन बच गए, 2.5 महीने की बढ़ार, तो यील्ड बढ़ी कि घटी? सिर्फ एक पानी का रोल चल रहा है अभी तो। आप लोग हाँ ना बोलो, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताओ मुझे, और हाँ बोल रहा हूँ तो हाँ बोलो, सो जाओगे नहीं तो। नहीं, ये बहुत सही है, बिल्कुल सही है। तो पानी जब आपने बैलेंस दिया तो आपका पौधा निरंतर चला, चौकिंग नहीं आई, वो रुका नहीं, उसने अपना स्टोरेज नहीं खाया जो अंदर था। अब ये स्टोरेज कहाँ दिखाई देगा? गन्ने में, गेहूं की बाली में, धान की बाली में, केले के चरखे में। समझ रहे हैं मेरी बात? समझ में आ रही है आप लोगों की? इसलिए बैलेंस पानी बहुत जरूरी है, इसीलिए ड्रिप आई है। आप चाहे तो ड्रिप पे जाएं, चाहे फ्लड पे जाना है तो इस तरीके से पानी दो, आपका पानी बचेगा, आपका समय बचेगा। भाई 2 एकड़ गन्ना है तो 1 एकड़ में तो पानी देना है, समय बच गया। नांदे बंद कर दो, वही नांदा खोलो जिधर पानी देना है, अगली बार ये बंद कर दो, इसमें दे दो, अल्टर पल्टर करना है। इससे एक और फायदा होता है, इधर पानी दोगे तो इधर की जमीन पोली हो जाएगी, इधर दोगे तो इधर की पोली हो जाएगी, ऐसे अल्टरनेटिव चलेगा, एक बार इधर एक बार इधर। ऐसे ही हम केले में देते हैं। जितना भी घास फूस खरपतवार होता है उसको बजाय हर्बिसाइड मारने के, अगर आप उसको थोड़ा बड़ा हो करके और वहीं कटवा के अगर रख दें, या पुरानी पत्ती हो पिछली, या कोई भी, हमारे पास तो गन्ना बहुत है। मल्चिंग का बहुत बड़ा रोल है खेती में। कार्बन बढ़ाने का एक ही तरीका है, ह्यूमस और मल्चिंग। ह्यूमस कहाँ से निकलता है? मल्चिंग से। कोई भी पौधे का, जो वानस्पतिक जितने भी पौधे हैं, मृत पौधे का जो शरीर है, बायोमास बॉडी है, जब ये बायोमास बॉडी पानी के संपर्क में आती है तो इसके अंदर से लाल रंग का एक अर्क निकलता है। वो लाल रंग के अर्क में अनंत जीव हैं दुनिया के। और जब आप इसको मल्चिंग को उठा के देखोगे तो नीचे खुदा हुआ निकलता है, ऐसे जैसे अभी निराई की हो। आप अगर मल्चिंग करते हैं किसी भी चीज़ पे, आजकल तो गेहूँ मल्चिंग पे लग रहा है, बहुत पंजाबियों ने लगा रखा है, नीचे पूरा धान पुराल और ऊपर उसके पूरा गेहूँ खड़ा है, फर्स्ट क्लास। तो जो जमीन ढकी रहेगी, सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट नहीं पड़ेगा, वहाँ पे कार्बन बढ़ता है उससे। आप और हम यहाँ खेती क्यों कर पा रहे हैं इतने लंबे समय तक केमिकल के साथ? उसका कारण है, हम लोग गन्ना लगाते हैं और कहीं ना कहीं रो पीट के गन्ने की कुछ ना कुछ पत्तियाँ वहाँ पे रह जाती हैं और नीचे तक धूप नहीं पहुँचती खेत में, तो कार्बन बचा हुआ है थोड़ा। वरना 1 साल तक कोई खेत को लगातार जोत के देख लो आप, उसका कार्बन चेक करवा लेना, फिर आधे से भी कम हो जाएगा। धूप में कार्बन उड़ता है, जुताई से कार्बन उड़ता है, जाता है, और हमारी ज़मीनों में कार्बन ही नहीं है। कार्बन किससे बढ़ेगा? गोबर और जो बायोमास आपको बताया था, और ये मल्चिंग से। ये चीज़ों पर ध्यान दो। खेत का अवशेष खेत में ही डालना है, बाहर लेके जाना नहीं। अगर आपको दवाइयों से पीछा छुड़ाना है, मर्जी आपकी, मेरा काम तो बताने का है। हजारों लाखों लोग कर रहे हैं, मैं तो आज भी बता के कल को दूसरे सभा होगी। आप लोगों को जागना आवश्यक है, आज नहीं कल, जब 10 साल बाद मेरी वीडियो देखोगे तो समझ में आएगी। क्या आया तो था समझाने, हमने ही ध्यान नहीं दिया। अभी पोटाश लेने की हिम्मत नहीं पड़ रही है, 1800 पार हो गई। चिंता मत करो, सभी हो जाएंगी धीरे धीरे। इतनी सब्सिडी हटी, जी बाहर आ जाएगी निकल के, खेती भूल जाओगे। तो इसलिए उससे पहले ही हम अपना तैयारी को ना करके रखें। बारिश से पहले छतरी लेकर रख लो ना, भीगते हुए जाके छाता खरीद के लाओगे तो क्या फ़ायदा। इस तरीके से आपने मल्चिंग करना है। कोई भी फसल हो, पूरे अवशेष अगर मल्चिंग में नहीं कर रहे तो काट पीट के वहीं पर डालो, हमें बाहर निकालना नहीं। खरपतवार है, निकलवा के मेड़ पर रख दो, सूखने दो 1-1.5 महीना। जब पूरा सूख जाए तब उसको खेत में फेंक दो फिर दोबारा। अब बात आती है साहब खाद देने की, कि जी गड़बड़ कहाँ हो रही है। हर आदमी बोल रहा है केमिकल मत डालो, केमिकल मत डालो, जिसको देखो वो ज्ञान पेल रहा है खड़ा होकर। नहीं डाले तो खेती नहीं हो रही, जैसे आप बोल रहे थे 3 साल जैविक, और उम्मीद है वापस वहीं आ गए होंगे जहाँ थे। हाँ, पता है मुझे उसका कारण क्या है। कारण ये है कि सही बताया नहीं गया। दवाई भी बड़ी महंगी थी जैविक। सर पता सभी को है, पता नहीं लोग बताते क्यों नहीं है। मैं आपको आज ऐसी चीज़ बताऊंगा जो किसी ने नहीं बताई होगी। आप जो बाजार से खाद लेके आते हैं वो खाने योग्य नहीं है पौधे ही, वो बाजार से घर लाने योग्य है। कोई भी कंपनी जब खाद को बेचती है आपके पास तो केमिकल में बांध के बेचती है, बॉन्ड करके बेचती है। डीएपी का दाना है,
और जब तक ज़मीन में नहीं डालोगे तब तक वो फर्मेंट नहीं होगा, फूटेगा नहीं। अब ये डीएपी का दाना जब तक पानी में ना जाए तब तक सुरक्षित कैसे रहेगा? इसको सुरक्षित रखने के लिए एक प्रकार के केमिकल में बांध के दिया जाता है, रसायन में। बस वही नुकसानदायक है। डीएपी नुकसानदायक नहीं। फास्फोरस तो पौधे को चाहिए। देखो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, खाद का चार्ट क्या होता है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास ये तो पौधे को चाहिए, तो गलत कैसे हुआ फिर? तो नुकसान क्या दे रहा है खेत में? आप जैविक से भी तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास दे रहे हो, तो मैं डीएपी डाल रहा हूँ, यूरिया डाल रहा हूँ, पोटास डाल रहा हूँ, तो मैं फिर गलत कैसे हूँ? ये चीज सभी के मन में आई होगी कभी ना कभी कि भाई नुकसान क्या दे रहा है। आप जैविक किसी से डाल रहे हो, मैं बोरी ला के डाल रहा हूँ, गड़बड़ कहाँ हो रही है? गड़बड़ ये है कि ये जो खाद आ रहा है बन के, रासायनिक खाद, रासायन मतलब केमिकल, ये बांध के दिया जाता है। जैसे सपोज करो च्युइंगम के साथ टॉफी दे रहे हैं आजकल, आती है ना वो अंदर बंद करके। अब हम वो पन्नी भी खा रहे हैं साथ में, अंदर ही जा रही है टॉफी, चबाई, पन्नी के साथ ही चबाई, मिट्टी तो लगेगी, और पानी लिया और घूंट मार के अंदर ही ले गए। अब वो पॉलिथीन 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 सब पन्नियाँ हमारे पेट में इकट्ठी होती जा रही हैं हाथ में। अब एक दिन ऐसा टाइम आ गया कि अब पन्नी जा नहीं रही अंदर, और नीचे से निकल नहीं रही टॉयलेट के थ्रू, फंस गए। अब यही हो रहा है ज़मीनों में, टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ गई, जो भी खाद डालो रिफ्लेक्ट कर रहा है, असर ही नहीं पड़ रहा है कुछ भी। और ज़्यादा प्रेशर दे रहे हो तो बीमारी आ रही है, फंगस आ रही है, कहीं फंगस के ख़त्म हुई तो वायरस शुरू हो गया, वायरस शुरू हुआ इतना फसल पक गई, इतने इतने दाने निकले, वो भी पूरा इतना जहर है इस गेहूँ में कि इसे खाने का मन नहीं कर रहा है कि यार इतना बवाल डाल दिया साला, इसको खाएंगे हम ही मर जाएंगे। बाद में हम जो पैसा इससे कमा रहे हैं उसको लेकर डॉक्टर पे जा रहे हैं कि मुझे डायबिटीज़ हो गई, मुझे अस्थमा हो गया। अस्थमा सरदार जी जब सोच रहे हैं ना, जब हम वो स्प्रे कर रहे हैं ट्रैक्टर में डाल के पूरा भर, वो गाँव तक खुशबू आ रही है, भाई अस्थमा तो वो लेके आ रहा है, कैंसर तो वो लेके आ रहा है। मेरे जैसा आदमी जो सुबह सुबह दौड़ने जा रहा है वो भी मरा तुम्हारे गेहूँ के चक्कर में। तो ये जो केमिकल है ये नुकसान दे रहा है। अगर इस केमिकल को निकाल दें तो क्या नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास नुकसानदायक है क्या फसल के लिए? कहीं से नहीं है। तो हम कैसे करें कि हम 3 साल में प्राकृतिक खेती पे आ जाएं और हमारा नुकसान ना हो? साहब सबसे बड़ी बात है कि मेरी फसल जो आज हो रही इससे ऊपर चली जाए, ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए एकदम केमिकल की टक्कर पे। तो किसान पाठशाला ने इसका भी उपाय निकाला। आप जितना भी रासायनिक खाद लेते हैं उसको 3 गुना सड़ी हुई गोबर के कंपोस्ट में, खाद में, या बर्मी कंपोस्ट या शुगर मिल की मैली, कुछ ना मिले तो फिर आपके खेत की मिट्टी, जैसे 50 किलो डीएपी, 50 किलो पोटास अगर आप आज खेत में डाल रहे हैं तो उसको आज ही 25 किलो कर दो। अब मैं इसे 75 किलो बनाने वाला हूँ, सॉरी 1 कुंटल 25 किलो को, तो ये 25 किलो करीब मैंने आज से, तो आज ही मेरा आधा खर्चा तो खाद में ख़त्म हो गया आज ही से। अब आपने जो लिया इसमें यूरिया, जिंक और कैल्शियम, इन 3 को अलग कर दिया। हम जो खाद डाल रहे हैं अगर उसमें ये 3 चीज़ें इंक्लूड हैं तो उनको एक तरफ कर दो। बाकी जितना भी रासायनिक खाद हो गया इन सब का 3 गुना। अब गुने का कैसे पता चलेगा साहब? गोबर कौन तोलेगा? तो यूरिया का कट्टा मुंह खोल के 35 किलो खाद आता है उसके अंदर गोबर का। एक कट्टा नाप लो, आइडिया लगा लो छबड़े में, तो भैया इतने छबड़े डाल दे, लगभग 3 गुना इसका आपने उसमें मिला दो। इसके अंदर 10 से 15 किलो सरसों की खली डाल दो, 1 एकड़ की डोज, 1 एकड़ में, और 2-4 बाल्टी वो डिकम्पोजर जो आपने बनाया था या सादा पानी घर का वो छिड़क दो। आप नमी होना चाहिए। अब फावड़े से इसमें आगे पीछे करवा दो, ऊपर नीचे, मॉइस्चर हो गया, पानी नहीं निकलना चाहिए उससे, नमी होना चाहिए उसके अंदर, बॉन्डिंग तो उसी से टूटेगी ना। अब नीचे पॉलीथीन या पक्का हो और ऊपर से एकदम तिरपाल या पॉलीथीन ढक के एकदम एयर टाइट कर दो, हवा अंदर बाहर ना निकले, या चारों तरफ से मिट्टी से दबा दो, और इसको 8 से 10 दिन छेड़ना नहीं। 10 दिन के बाद केमिकल महाराज खत्म, फिनिश। अब बचा आपका सिर्फ नाइट्रोजन, इसमें जो भी कुछ है उसके अंदर पोषक तत्व, तो पोटास हो, सल्फर हो, कुछ भी हो, वो बच गया आपका। और इसको अब टेस्ट कराओ जाके, और एक मुट्ठी में डीएपी लेके जाओ,
1 मुट्ठी डीएपी को 3 गुना गोबर की खाद में मिला के रखो 4 दिन एक पॉलिथीन में बंद करके घर पे, और 1 मुट्ठी डीएपी और 1 मुट्ठी ये लेकर लैब में जाओ, उसको बोलो कि इसके न्यूट्रिशन वैल्यू चेक करके बता दे, तो वो कहेगा बोथ आर सेम, दोनों बराबर है। तो सरदार जी जब मेरा 10 किलो में काम हो सकता है 45 किलो डाल दूं। और मेरे खेत में जब ये खाद जाएगी तो ये ठंडी खाद है, अब गर्म नहीं बची है। अगर मैं डायरेक्ट डालता सर एक क्वेश्चन जी देखो, ये बातें आपकी सारी सही है, जी 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 बहुत सही है, मैं आपसे मतलब बिल्कुल एग्री करता जी 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 हूँ। लेकिन आज के टाइम में जैसे ये करना है, मान लो सरसों ही लेते हैं हम बाजार से, मैंने भी देखा सरसों की खली पे फंगस पहले ही आया होता है। मान लो आप लेके भी आओ ना, कितना भी लो उसमें वाइट 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 8 दिन में खत्म हो जाएगी ना भैया, एयर टाइट जो करा रहे हैं अच्छा, अगर उसमें फंगस होगा तो वो भी खत्म हो खत्म जाएगा। हो जाएगा। और दूसरी जो गोबर का खाद है, आजकल आप देखो किसी के घर में देखो आपको पशुधन नहीं मिलेगा, मैंने भी छोड़ दी। हाँ, गोबर खाद, गोबर से ही लोग पैंडा छुड़ा चुके हैं, क्योंकि जैसे कह रहे हैं मतलब कि वो रख रखाव का और खर्चे का और सारा कुछ अगर कैलकुलेट करें तो भाई नुकसान में खरीद लाओ, डीएपी भी तो ला रहे हो, हैं? खरीद लाओ। मेरा तो एक रास्ता बताने का काम है, अच्छा चलना तो आप लोगों का काम, ठीक, जो सही रास्ता है करके देख लो 1 एकड़ में। अगली बार जया बोलोगे यहाँ मेरे पहुँचने से पहले माला लिए खड़े रहोगे, ठीक। करके देखो, अगर रिजल्ट नहीं आए तो बताना फिर। पूरे वर्ल्ड वाइड है हम लोग, नहीं नहीं और इससे जबरदस्त रिजल्ट आ रहे हैं लोगों नहीं, के। ये तो मैंने भी रिसर्च में पढ़ा था कि गोबर के अंदर आप ये चीजें ऐसे करके उसे घटा के बुक्स में भी इसका चलता लेकिन रहता है। किया नहीं आपने, बस आप में हम में इतना ही फर्क है, आप उसको खा गए गर्म पानी से, मैं उसको बाहर निकाल रहा हूँ जी। तो आपने ये लिया और मिलाया, 8 दिन रखा सरदार जी, अब ये आपका आज ही दिया आपने ना, तो आज ही पौधा ले लेगा और 100% लेगा, और आपके ज़मीन में जाके ये फिक्स नहीं होगा, टॉक्सिसिटी नहीं बढ़ाएगा। मतलब ये कुल मिला के रेजिड्यू फ्री। आप लोगों में कई लोग आपके घरों में भी होंगे, विदेश में होंगे, उनसे पूछना फॉरेन में रेजिड्यू फ्री बिकता है, वहाँ ऑर्गेनिक प्रोर्गेनिक का चक्कर नहीं है। रेजिड्यू फ्री मतलब इंसान के शरीर के लिए कुछ भी घातक चीज़ इस आपके भोजन में नहीं है, आपने उस तरीके से इसको बनाया है, उसको बोलते हैं रेजिड्यू फ्री, जहर मुक्त। हमारे यहाँ जहर मुक्त का मतलब ऑर्गेनिक नहीं, वो गड़बड़ है, शब्दों को थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। हमें जहर मुक्त उगाना है, अच्छा खाना देना है जनता को, पूरी दुनिया को। हम किसान हैं, हमारा फर्ज है, और मेरा ये भी फर्ज है कि मेरा अपने घर में जो पैसा जा रहा है वो बढ़े कम ना हो। आप अगर इस तरीके से देंगे बना के, अब यूरिया को क्या करना है साहब, यूरिया और कैल्शियम नाइट्रेट को उसके बराबर मात्रा में या तो रेत या फिर सूखी मिट्टी या बिल्कुल सूखा गोबर जो 2-3 दिन पहले सूखा हुआ हो धूप में, उसमें मिला कर रख दो, क्योंकि ये पानी छोड़ता है। और इसको तो कट्टे में ही भर दो, 25 किलो यूरिया तो 25 किलो मिट्टी मिला के उसको टाइट करके रख दो। 2 दिन के अंदर इसका जहर लगभग टॉक्सिन के खत्म हो जाएंगे, और फिर आप इसको खेत में डालो, फिर आपका इसका शानदार रिजल्ट आएगा। जिंक को भी आप इसी तरीके से मल्टीपल कर लो 8 दिन के लिए, भाई उधर पूरा ढेर, इधर 10 किलो जिंक को 30 किलो गोबर में मिला लो, क्योंकि जिंक डीएपी के साथ रिएक्शन करता है, तो जरूरी उसी में मिलाना, एक ढेरी अलग बना लो। अगर आपने इस तरीके से डाला तो आपका 25 किलो 1 कुंटल का काम करेगा। हर 14-14 दिन पे आप डालो पानी पे, भयंकर परिणाम आपको मिलने वाले हैं इसके। दूसरा ये हो गया आपका खाद देने का सही तरीका। अब बात ये आती है कि साहब केमिकल खाद अगर डायरेक्ट डाले तो नुकसान कैसे देगा, ये तो समझा दिया, कोई भी किताब में पढ़ के बता सकता है। जब आप डीएपी का दाना जमीन में फेंकते हैं तो उससे एसिड रिलीज होता है, आपने देखा होगा जमीन सफेद हो जाती है, वहां पे एसिड रिलीज होता है और गैस रिलीज होती है। तो पौधे के जो पत्ते होते हैं वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से खा सकते हैं, सांस ले सकते हैं, दोनों तरफ स्टोमेटा होते हैं, बल्कि नीचे वाले ज़्यादा अच्छे स्टोमेटा होते हैं। तो जब गैस उड़ी तो पौधे के सूंगा पौधे के सिस्टम में गई, आपने देखा होगा खाद देने के बाद नीचे वाले पत्ते पीले पड़ जाते हैं कई बार, अगर डोज थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो। और एक बार को फसल दबती है फिर उठती है, तो वो एसिड जो है फसलों के जो वाइट रूट है इनको जला देते हैं। इसी प्रक्रिया में जब जल जाती है तो जड़ें फिर नई जड़ों के आने का इंतजार करती हैं, जिसमें 24, 48 या 72 घंटे तक लगते हैं। आपको पता है वाइट रूट 48 घंटे में बनती है और मरती है। तो
और मरती हैं बाय रोड। आपका ये जो DAP इसका निकलता हुआ तेजाब है केमिकल खाद का, ये जड़ों को प्रभावित करता है और इसी प्रक्रिया में ये 80% फिक्स हो जाता है। यानी कि अगर आपने 10 कट्टे डाले तो 8 कट्टे तो खेत में ही फिक्स हो गए, वो ज़िंदगी में कभी ना आपकी ज़मीन को मिलेंगे और ना वो कभी आपके खेत से निकलने वाले हैं। अब बात यह आती है कि साहब जो फिक्स हो गया पिछले 50 साल में, उसको कैसे तोड़ें? आप लोगों को समझ में आया केमिकल खाद नुकसान कैसे देता है? जमीन में इतनी टॉक्सिसिटी, पन्नियाँ पॉलिथीन इकट्ठी हुई, आपके हाथ खाली होगी तभी तो समोसा खाओगे। हाथ में पन्नियाँ भरी पड़ी गलत है, पन्नी चुभ रही है, खाली करना पड़ेगा इसको पहले, तब हम नए तरीके से अब टोपी निकाल के खाना खाएंगे हाथ से। लेकिन बोला पहले इसको तो निकलवा दो, जो फंसी पड़ी ये निकलेगी आपकी वेस्टी कंपोजर से, आपके ऑर्गेनिक मैटर चलाने से, जिस तरीके से मैंने खाद पानी बताया उस तरीके से खाद पानी देने से, जीवामृत चलाने से। जीवामृत तो आराम से कोई भी आदमी अपने घर में बना सकता है। गाय मिले तो ज़्यादा बढ़िया है, नहीं मिले तो भैंस भी चलेगी, लेकिन कम से कम इस तरफ आओ तो सही। जब रिजल्ट आएंगे तो भैंस की तरफ भी बढ़ोगे आप, सॉरी गाय की तरफ भी जाओगे। दूसरी चीज़, अगर किसी के पास 2 लीटर पेशाब भी है ना, मूत्र गाय या भैंस का, आप उसको मल्टीपल कर सकते हैं। 2 लीटर पानी में डालो, 200 लीटर में 2 किलो गुड़ डाल दो, 3 दिन में 200 लीटर बन गया। अब इसको जाने दो खेत में, वेस्टी कंपोजर को जाने दो आप हर पानी के साथ खेत में 200 लीटर, क्या है 2 किलो गुड़ का तो खर्चा है। ये जो आपके अंदर फिक्स हुआ 80% खाद है जो फिक्स होके पड़ा हुआ है, इस फिक्सेशन को तोड़ने का, ये उस खाद को तोड़ के फसलों के खाने योग्य बना देगा। तो धीरे धीरे ये पॉलीथीन निकल जाएगी आपके शरीर से। ऐसे ये टॉक्सिन धीरे धीरे आपकी ज़मीनों से खत्म हो जाएंगे। तो इसमें जीवामृत को चलाओ आप। जीवामृत बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, 20 किलो गोबर ले लो, 5, 7, 10 लीटर आप ये गौमूत्र ले लो, उसके अंदर 3 किलो गुड़ डाल दो, पीपल के पेड़ के नीचे या बरगद की मिट्टी या कहीं मेड़ की ऐसी मिट्टी जहाँ पे बहुत समय से खेती ना हुई हो, 5-10 किलो या आधा किलो या 1.5 जो भी मन करे, उसके अंदर कम से कम 1 किलो मिट्टी ला कर डाल दो और इसको कम से कम आप 1 महीना रखो। रोज या दूसरे दिन तीसरे दिन डंडे से चलाओ, जब भी समय मिले खेत पे जाते हैं किसान आदमी, और इसके ऊपर एक काली काली काई जम जाएगी 1 हफ्ते के बाद, बस उसको उतारते रहो छन्नी से। मैं तो इसको 6 महीने रखने के लिए बोलता हूँ। 6 महीने बाद ये सरसों के तेल के तरह गाढ़ा हो जाता है, एकदम पिंक कलर, और फिर इसको 10 से 20 लीटर प्रति एकड़ चला दो, साल भर की पूर्ति होगी। कितने पैसे लगे? फ्री से भाई। तो ये हो गया आपके टॉक्सिन तोड़ने का तरीका। और भी कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा मैं। इसके बाद में एक आता है लास्ट में हमारा कि साहब हमने पानी प्रबंधन सीख लिया, चारों तरफ से क्लाइमेट कंट्रोल सीख ली, बॉन्डिंग तोड़ना सीख लिया, 15 किलो DAP को 45 किलो कैसे बनाओ ये भी हमें समझ में आ गया, 25 किलो यूरिया को 75 किलो यूरिया कैसे बनाना वो भी हमें पता चल गया। एक ही सूत्र है, मिलाकर रख दो, कहानी खत्म, कोई 2 पैसे लगने नहीं। अभी तक हमने कोई सीसी खरीदी, बाजार गए? अभी तक नहीं खरीदी, लास्ट तक भी नहीं खरीदेंगे। अभी हमने क्या करना है कि अब बात आती है साहब कीट नियंत्रण। कीट नियंत्रण से बहुत परेशान है किसान, फंगस से बहुत परेशान है। तो नीचे की फंगस तो खत्म हो जाएगी ट्राइकोडर्मा से, और हर 1 महीने में आपने आधा किलो फिटकरी एलम जो दाढ़ी बनाने के बाद नहीं लगाता है, आधा किलो फिटकरी घोलनी है, और घोलने के बाद उस फिटकरी को पानी के साथ जाने देना है, और 45 दिन में एक बार, कोई भी फसल क्यों ना हो, 4 किलो ब्लीचिंग पाउडर जो पानी साफ करने के काम में आता है टंकियों में, जिसको पीते ही हम लोग, उसको 200 लीटर पानी में घोल दिया और आपने उसको टंकी के साथ खेत में जाने दो, तो बैक्टीरियल बीमारी नहीं आएगी ब्लीचिंग पाउडर से, गारंटेड। फंगस नहीं आएगी ट्राइकोडर्मा और आपके फिटकरी से। तो नीचे का ट्रीटमेंट हो गया फ्री में। ऊपर से क्या करना है आपने, अब मैं आपको एक ही स्प्रे बताऊंगा जो कीड़ों के लिए भी है, फंगस के लिए भी है, वायरस के लिए भी है, और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, जितने प्रकार के शीशियाँ आप ला करके छिड़कते हो उन सभी शीशियों का ये एकमात्र तोड़ है।
आपने अपने खेत में ऐसी जगह पे जहाँ पे खेती ना होती हो या खेत का किनारा हो ऊंचा हो, वहां पे गड्ढा खोदना है। 3863 नंबर का वीडियो है, 3863 मैंने बनाया हुआ है, उसमें दिखाया हुआ है बट गड्ढा बना के 5 फीट गहरा गड्ढा जमीन में, चौड़ाई आपकी इच्छा अनुसार, जिसमें आप अंदर जाके बाहर निकल जाओ। पानी आएगा तो 4 फीट कर लो, 3 फुट, हाँ 3 फुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 3 फीट का गड्ढा खोद लिया आपने। अब आपने ऊपर से नीचे तक की मिट्टी छीलनी है उसकी, हर 1 अंगुल की मिट्टी चाहिए हमें ऊपर से नीचे तक। ऊपर की 1.5-2 फीट की मिट्टी में फंगस और कीड़ों को मारने की बहुत क्षमता है, और नीचे वाली में माइक्रोन्यूट्रेंट है। सारा जितना भी ये तामझाम आ रहा है आपका, ये सब एक्सट्रैक्ट निकल के ज़मीन से और हमें बोतलों में दिया जा रहा है, वरना जिंक का कोई पेड़ थोड़ी है, आयरन का कोई पेड़ थोड़ी है। वो मिट्टी लेनी है आपने 20 से 25 किलो ली, और आपने लेकर के 200 लीटर पानी में उसको डाल दिया। उसके अंदर 200 ग्राम डालना है आपने वाइसिनोमेटा। ये वाइसिनोमेटा जो बनाया, ये किसान पाठशाला और बी किसान ने बनाया हुआ है। ये बनता किस चीज से है? सुक्रोज, गौमूत्र का अर्क और हल्दी का करकुमी। हल्दी एंटीफंगल होती है, पेशाब एंटीफंगल एंटीबैक्टीरियल होता है, और ये सुक्रोज जो है ये पौधे का अपने आप भोजन है। पौधा जो भोजन खा रहा है, दिन भर में हमने जो खाद पानी दिया, खाने के बाद जो इसने अपनी पत्तियों में बनाया, जैसे हमारे शरीर में खून, पौधे के शरीर में दौड़ता है सुक्रोज, तो जैसे हमें डॉक्टर डायरेक्ट बेड लगाता है, अगर आपने ये दिया तो पौधा तुरंत एकदम से उठ के आता है। दूसरा, हमारी जो मिट्टियाँ हैं, जब तक हमारी मिट्टी का कार्बन 1 से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि मिट्टी अभी बीमार स्थिति में है। बीमार मिट्टी के अंदर, बीमार हो या अच्छी हो, मिट्टी के अंदर जब तक अगर कार्बन 1 से कम है तो इसके अंदर अंडे भी होंगे, फंगस के, कीड़ों के अंडे भी होंगे, सब होंगे सुषुप्तावस्था में। और हमने ऐसे ही उठाकर स्प्रे कर दिया तो वो रिजल्ट नहीं मिले हम लोगों को। जब हमने शुरुआत की थी, इसका पैटर्न दिया था हमने रेड्डी साहब से, सीधे रेड्डी जी हैं हैदराबाद के, जिन्होंने इसका आविष्कार किया था। हम लोगों ने इसको बहुत रिसर्च करी, बहुत तरीके से करने की कोशिश करी, लेकिन करना मिट्टी का स्प्रे था हम लोगों को, रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे। फिर हम जिससे केले का पौधा बनाते लैब में, हमने सोचा यार जब इससे साल भर पौधा पल सकता है हमारा, हालांकि इसको मिट्टी के स्प्रे में मिलाए तो कैसा रहेगा। फिर हमने इसके प्रैक्टिकल किए, फिर देखा तो फंगस आई, फिर इसके एंटी फंगल बनाया, एंटी बैक्टीरियल बनाया। अब ये करता क्या है, जब मिट्टी के अंदर जाएगा तो मिट्टी के अंदर जो भी निगेटिव बैक्टीरिया है उनको ये खत्म कर देगा और पॉजिटिव बैक्टीरिया को बढ़ाएगा। तो ये आपने 200 ग्राम डालना है, 1 ग्राम 1 लीटर पानी की डोज है इसकी, वाइसिनोमेटा की। सुक्रोज भी कह देते हैं इसको सिंपल भाषा में, सुक्रोज बेस है ये। 25 किलो मिट्टी, 200 ग्राम सुक्रोज, ये डाला, डंडे से चलाया और कपड़े से ढक दिया आपने इसको। 36 घंटे 24 घंटे छोड़ दिया, या ताज़ा भी स्प्रे कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया रिजल्ट जो है वो 24 से 36 घंटे के बाद मिलेंगे आपको। फिर आपने इसको डंडे से चला दिया और नीचे बैठने दिया 15 मिनट। 15 मिनट में सारी मिट्टी नीचे बैठ जाएगी। ऊपर का जो क्ले है, जो ऊपर का पानी है, उसको अपना कपड़ा रखो। त्यागी जी है एक अपने खतौली में, भट्टा है उनका, उन्होंने अपने भट्टे पे 10-12 ड्रम रख के मिट्टी कर, वहीं ट्रैक्टर लगा दें पीछे और पूरा भरवा देते हैं छरवा के, सीधा स्प्रे वो इसका कर रहे हैं। कह रहे जी इसके जैसा रिजल्ट नहीं है कहीं भी दुनिया में। उसके बाद आपने इसको छान लिया, टंकी के मुंह पर रखा, डायरेक्ट स्प्रे करो, कोई समस्या नहीं आती। और करने के 5वें दिन के बाद आपको झटका महसूस होगा कि ये क्या बवाल है। कीड़ा लगाए तो तुरंत सफा जाएगा, रस चूसक सफा, फंगस खत्म, आपके वायरस खत्म, और न्यूट्रिशन बने। पत्ता ऐसा हो जाएगा प्लास्टिक का पत्ता होता है। ये एक स्प्रे सारी बीमारियों की दवाई। टॉप बोरर हो आपका, तना छेदा को, कोई भी कीड़ा हो इस दुनिया का, खत्म। ये आपने स्प्रे लेना है ऊपर से। इसको हर 14-14 दिन पे लो, बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट है। ज़्यादा इमरजेंसी है, छोटी फसल है, तो गेहूँ जैसे में 3 बार ले लो आप। समझ में आ रहा है जो मैं समझा रहा हूँ? मिट्टी और सुक्रोज, हाँ जी, 25 किलो मिट्टी, 200 ग्राम सुक्रोज, मिट्टी उखड्डे की मिट्टी ना। हाँ जी हाँ जी, और इसको 36 घंटे आप रख दो, फिर डंडे से चलाओ, छोड़ दो 15 मिनट के, एक ही बार चलाना है बस। देनी बोरी हाँ जी, बोरी देनी उत्ते ड्रम दे
ढकना लो। हाँ किसी से भी ढक दो। उसके बाद इसको कपड़ा रख के आप छान लो और स्प्रे कराओ बस। एक तो इससे एक फायदा और होगा, मिट्टी के स्प्रे के बाद फल फ्रूट में या गेहूं में किसी में भी हमने जो रिसर्च करवाई है, रचौंदे ठीक हुए लोगों के, मतलब आंखों से जो संबंधित बीमारियां हैं वो सही हो रही है इसका वो खाने के बाद। दूसरा ये जहर मुक्त है। तीसरा इसका कोई विकल्प नहीं है भैया, सब मर्जों की एक दवा मिट्टी है। 1 एकड़ का 150 रुपए का बड़े मुश्किल का खर्च होता है किसान का, और उससे कई गुना ज़्यादा आप लोग खर्च कर रहे हैं। अगर हम सारी चीज़ों को मिलाएं जिसमें न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी हो, आपका फंगस की भी दवाई हो, कीटनाशक भी हो, तो ये 1500 से 2000 का ड्रम बैठता है जाके। इसका तो रिजल्ट आ जाएगा कि गेहूं में तेला आएगा ना, आता है वो काले वाला, ये आया हुआ ऐसा रिजल्ट लोग कर रहे हैं, मैं तभी तो यहाँ बताना है। हमें आज हो गए कम से कम 10 साल। कर लेंगे। सुक्रोज नहीं है हमारे पास, सुक्रोज आ जाएगा 94 245 38 222। टाइम बड़ा लगा रहे हैं। मैंने पेमेंट भी भेज दी, पता नहीं डाला उन्होंने, दोबारा कॉल कर उसको फोन करके पूछ लेना ऑफिस में 94 245 38 222 से, वो आ जाएगा आपका। गन्ने का रास्ता निकलता है, गन्ने से ही निकलता है ये। मिठाई है, मिठाई है। हाँ मिठाई होता है, खा सकते हैं आप इसको, बस खाना नहीं है लेकिन खा सकते हैं। तो ये हो गया आपका स्प्रे शेड्यूल। इसकी जो भी क्वेरीज है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा और लोगों का भी फायदा होगा उसमें। भाई इसकी अवेलेबिलिटी है कि कहाँ से? अवेलेबिलिटी ये वहीं से आएगा। हम लोग डायरेक्ट, ये देखो हमारे देश में ईमानदार लोग बहुत हैं, तो हम नहीं चाहते कि बीच में कोई ईमानदारी दिखाए, इसलिए डायरेक्ट वहीं से पैक करके आपके घर पहुंचेगा। अब इसमें कोई मिलावट नहीं कर सकता, तो इसके जिम्मेदार कम से कम हम हैं। ये नहीं हम बना सकते घर पे? घर पे ये बन सकता है। आप जैसे गुड़ बनवाते हैं अपना, तो जब आपका गुड़ बन रहा है तो गुड़ में आप आधा किलो तो हल्दी डलवा दीजिए, कच्ची, पकी हुई नहीं, कच्ची हल्दी अदरक की तरह कूट के ओखली में, आधा से 1 किलो, और उसके अंदर 50 से 100 ग्राम हींग। कितने में? ये 1 कुंटल गुड़ की बात कर रहा हूँ मैं, सॉरी 10 किलो की। 10 किलो ऐसे पानी में मिला के? नहीं पानी में नहीं वैसे ही। भाई, गुड़ लास्ट में वो लाल लाल हो गया अभी, हाँ जी, हाँ जी। उसी समय पे ये हल्दी डालनी है। गुड़ जी तो वही तैयार जहाँ हो बन गया रहा है कि उसी को। हाँ उसी में आपने ये हींग डालना है। कढ़ाई की बात है, ये कट रहा है। हाँ अब ये बन गया, उसके बाद इसको अपने ठंडा कर लिया, गेंदोड़े बना दिए। अब आपने ये 1 किलो गुड़ ले लिया और इसको 2 लीटर गाय का पेशाब, गाय चाहिए भैया हम्प वाली, सीधी सी बात है, जिसके हम्प है। देसी गाय। हाँ जी, हम्प वाली गाय का पेशाब लिया 2 लीटर। अब उस 2 लीटर पेशाब में एक इसको डुबो करके रात भर के लिए रख दिया आपने। फिर अगले दिन ले जाके 200 उसमें मिट्टी वाले पानी में डाल दो, 36 घंटे रहने दो। मेरे पास दोनों विकल्प है, मैं पहला ऐसा आदमी हूँ जो पहले विकल्प लेके साथ चलता हूँ। 500 रुपये तक किलो होगा। लेकिन दिक्कत ये है कि ये 100 में से 5 आदमी कर पाएंगे, 95 नहीं करेंगे। पता है जी। तो 95 को रेडीमेड की आदत पड़ी हुई है, तो उसका विकल्प ये किसानों की एफपीसी है जो बना रहा हो, कोई फैक्ट्री नहीं है, किसानों का ही ग्रुप है, बी किसान स्मार्ट फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमारी बी किसान एफपीसी है, फार्मर प्रोड्यूस कंपनी, वही इसको किसानों का ग्रुप ही बना रहा है। तो ये इजी है, सीधा डालो कहानी खत्म। आप ये कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन करो, इधर आओ इस तरफ। तो ये हो गया साहब आपका स्प्रे से सारी बीमारियों का इलाज। अब बात आती है जी, 1 एकड़ में हल्दी कितनी डालनी है? 1 एकड़ के समान गुड़ में हल्दी कितनी डालनी है और हींग कितनी डालनी 1 एकड़ से मतलब नहीं सरदार जी, 5 किलो से हो रही। 10 किलो गुड़ 10 किलो से 10 किलो में आधा किलो हल्दी और आपका हींग 50 ग्राम बहुत बनाते थे, लेकिन वो इससे सस्ता नहीं है। जब देखोगे ना गुड़ बनाने वाला 20 रुपए किलो ले गए वाला, और जब हिसाब जोड़ोगे तो लमसम ही बैठेगा, बराबर ही बैठता है। मेरा क्या हुआ है, ठीक है। वो डाल कढ़ाई में डालने देगा हल्दी और हींग, इससे अच्छा बात। देखो सर तरीका तो यही है, या तो घर पे बना लो हाँ। और नहीं तो फिर सीधा फोन कर दो, घर पे आ जाएगा। 2 तरीके। लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग कहें कि नहीं नहीं यही करो, वो लैब में बना हुआ है, हाँ। एकदम पूरा डिस्टिल्ड है, पूरा सील पैक आएगा आपके यहाँ पर, उसका कोई एक्सपायरी नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कुछ भी। मैं चाय में डाल के कई बार पिया हूँ, ट्यूबवेल पर चाय आई, साल आप चीनी तो डाला नहीं, घर वाले भूल गए, तो वही डाला डाल दिया तोड़ के। बाद में पूछा मैं लैब में फ़ोन करके कोई गड़बड़ तो नहीं था इसमें, बोला नहीं 3 ही चीज़ें हैं, इलाज हो गया खाओ। तो मिट्टी का स्प्रे बहुत जादू चीज़ है, आप लोग कर लो, मैं बता रहा हूँ, याद करोगे ज़िंदगी में कि यार कोई चीज़ बता के गया था, पहुँच गया था हमारे।
नहीं तो खा जाएंगे लोग, तुम्हें चूस ही लिया, कुछ बचा नहीं तुम्हारे अंदर, समझ रहे हो। 6 रोग वाली स्थिति हो गई, मेरे अंदर तक टूटे पड़े हैं, बाहर से खड़े हैं, खाली डेंगू के बाद आदमी खड़ा रहे, कंधे पर हाथ मारो तो आगे गिर जाए जाके, बोला क्या हो गया, बोला डेंगू हुआ था। तो हमें भी डेंगू हो रखा है, खाली हम लोगों ने छोड़ा ही नहीं किसी काबिल शिष्यों ने। और एक और बात, आपका 70% पैसा ही स्प्रे में खर्च हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है। अभी यूट्यूब किसान पाठशाला पे आप जाना तो हम लोग किसानों से वीडियो मंगवाते हैं कि भैया तुम्हें अगर अच्छा लगा हो, जैसे आपके यहाँ है, किसी को रिजल्ट आया तो वो अपनी वीडियो बना के डालेगा, और किसान मोबाइल नंबर के साथ लोकेशन के साथ बताता है, जाके देख सकते हो। इस समय में तोरी आ रही है, जबकि इस समय में कभी तोरी नहीं आती। हरियाणा में किसान बोल रहे जी मेरी 100 रुपये किलो जा रही है, मेरे तो मजे आ गया था। अभी वीडियो पढ़िए, कल परसों डाली किसान ने, मैंने आगे भेज दी तो वो अपलोड हो गई। अब बताओ इस समय में कहाँ तोरी रखी, और क्या किया मिट्टी का स्प्रे सुक्रोज के साथ। वो बताओ जो आपने उसमें कराया था, पॉली हाउस में करा रखा आपने। हाँ पॉली हाउस में भी है। अरे एक बार खुद ही कर लेंगे ना, देखो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, एक बार कर लो, एक टंकी कर लो, बात खत्म। अच्छा रिजल्ट तो देखना है ना, तो आप जो है एक बार मंगवा लो एक आदमी, और थोड़ा थोड़ा एक टंकी का सभी को बांट दो, 20-20 ग्राम। एक बाल्टी पानी लो घर में, उसके अंदर 20 ग्राम डाल दो आप आइसोनोमेटा, और 1.5 किलो डाल दो मिट्टी। कुछ मिट्टी ऊपर की ले लो मेड़ की, और थोड़ी सी मिट्टी इतनी सी पीपल के पेड़ के नीचे की लाकर डाल लेना, क्योंकि अभी 5 फुट का गड्ढा भी मत खोदो। अब इसको रहने दो। घर में सभी के गार्डन तो हैं, बगीचे हैं, नहीं तो घर के आसपास में गेहूं है, और 36 घंटे के बाद इसको चलाओ, नीचे बैठने दो, छान के टंकी कंधे पर रखो, बुलेट उठाओ और जाके एक तरफ स्प्रे करो। 4 दिन के बाद रिजल्ट है ठीक है। अगर रिजल्ट नहीं आता तो जो भी आदमी आप में से वाइसनोमेटा मंगवाएगा वो मुझे फोन करना, मैं वापस वाइसनोमेटा के पैसे आपके अकाउंट में डाल दूंगा। इतनी गारंटी नहीं देगा कोई सगा भाई भी तुम्हारा, समझ रहे हो, करके देख लो। उसके बाद हटने वाले नहीं हो तुम इस पर से, दुनिया नहीं हटी तो तुम कहाँ से हटोगे। तो ये तो हो गया चैप्टर खत्म। वो आपकी मर्जी, मेरा काम बताने का है, करना तो अपनी सीधी सी बात है, पता सभी को है। और वो जिसने चलना है वो चलेगा रास्ते पे, जिसने नहीं चलना वो यहाँ से समोसा खा के जाकर उसने DAP लगी वो लेके आते हैं आज थोड़ा सा ना, आप 2-4 पैकेट। सर मैं कंपनी का मालिक हूँ और मेरा काम नहीं है ये डीलर की तरह पैकेट उठा के नहीं फिर भी चलो कोई फिर बाकी लोगों में मुझ में क्या अंतर हुआ, मैं भी प्रोडक्ट बेचने आया। नहीं ट्रायल के तौर पे तो नहीं मैं कहाँ तक लेके घूमूंगा, मैं पूरा भारत घूमता हूँ भैया, कहाँ तक लेके घूमूं मैं। हाँ जी गाड़ी क्या छोटी है? नहीं वो एक थोड़ा सा फर्क पड़ता है उस चीज से। आपकी मैं कई बार लेके गया, बोल रहे हैं ना कि काफी नहीं टाइम मैं आया तो नहीं वो है। कह रहा था काफी नहीं, कल ही तो डाला होगा इन्होंने। कल डाला है तो आज निकलेगा पो। अर्जन आख्या उन्होंने कल पैसे भेजे थे मारते हैं। कल पैसे भेजे, आज वो पैसा वेरीफाई होगा, क्योंकि आज आपको बिल्कुल ही चाहिए ना, हाँ जी आज या कल में निकल आज जाएगा। ही करवा क्योंकि देते एक हफ्ते में साल लगभग। आप एक काम करो, इतना अगर आपको आज ही करना है, अगर तुरंत पहले कल गड्ढा खुदवाओ, गड्ढा खुदवाने के बाद गाय का पैसा मिल जाएगा किसी के पास नहीं। हमको वाली तो नहीं मिलेगी देसी हरी वैसे याद दूसरी दूसरी अच्छा कैसी भी ले लो फिलहाल के लिए। देखो लोचन एक मैं सुनो मेरी बात, जो CVR उन डॉक्टर राइफल वाला काम तो करेगा नहीं। वो कहते हैं आप इसमें रंडी का तेल पाओ या सरों तेल, सरों तेल पालो, नीम का तेल पालो, 10 किलो में क्यूती लो, 10 किलो थले ले लो। तो नीम का तेल कौन सा सस्ता है, 1500 रुपये लीटर है, बात तो वही आ गई। एक मैं बता रहा हूँ, तो उसमें वो जो करके जो सरों तेल पालो आधा लीटर, वो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਚ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਪਰੇਅ ਮਾਰੋ ਦੇਖੋ। ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਹਾਂ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਟੀ ਸਰੋਂ ਪਾਉਣੀ। ਤੇਲ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਆ ਨੀਚੀ ਤੇ ਪਾਓ ਮਿੱਟੀ ਆਂਦਾ ਤੋਂ ਪੱਤੇ ਵੇਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਤੂਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਬੂਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਮਰੂਦ ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਲੀਚੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਸਾਡੇ ਨਾ 4 ਬੂਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੀਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ वो फट जाती है। दो ते मार के देखी, एक तरह मार के साल से ऐसी वो प्रॉब्लम आ रही है। 3 ते आप मार स्प्रे कराओ इसके, देखिए रिजल्ट आ गया। फूल के समय से लेकर के लास्ट तक। मतलब शुरुआत हो गई काम, फूल आने वाला है। हाँ अब शुरू हो गया। अब बात आती है कि साहब हम जो है 1.5 से 2 लाख रुपए एक साल के हमारे घर कैसे आए। अब बात करते हैं हम केले की, जिसमें हम लोगों को महारत हासिल है केले में। हमने बहुत फसलों पर काम किया, हमें केले से बढ़िया कोई लगा नहीं। गन्ने पे भी हमने कोशिश की, लेकिन गन्ना वो नहीं दे रहा जो चाहिए हमें। सिरदर्दी आ रही है। सिरदर्दी का मार्च के बाद आप उसको छील के दिखाओ। अगर आपका 500 एकड़ गन्ना है और आपका मिल बंद हो जाए किसी वजह से, आप बॉन्ड खत्म हो जाए, भाई साहब डाल नहीं पाओगे, कहाँ लेके जाओगे। पता जी हमने केले को तो फ्री बांट दो, लोग खा लेंगे पीछे छुटाने के लिए। बंदरों को जीवा दो, जंतु जानवरों को, केले जानवरों को खिला दो, लोगों में बांट दो फ्री। गन्ना फ्री बांटो, कोई टके नहीं।
ना जी ना। तो गन्ना अपनी जगह पे सही है, पक्की फसल है, लेकिन सारा ही गन्ना है वो गलत है। हमारे पास फसलें अप डाउन में होनी चाहिए। कम से कम 1 से 2 एकड़ आप केला लगा कर ट्राई करो। केले का गणित क्या है, केले में भी ये सब चीज़ें चाहिए, अच्छी तैयारी, चारों तरफ से बाउंड्री, क्लाइमेट, और ये कम से कम 6 से 8 इंच के बेड बनेगा। इतना इतना मोड़ा है, 2-2.5 फीट का बेड, उसके ऊपर 6 इंच के ऊपर केला लगता है। इसके ऊपर मल्चिंग, यही रेसिड्यू फ्री खाद, ये मिट्टी का स्प्रे। हमने तो मिट्टी के स्प्रे से एक्सपोर्ट कर दिया इंडिया के बाहर, नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं होता आज तक। दुनिया भर की 50 दवाइयाँ आ गई, सब कुछ करके देख लिया जो आप अभी बता रहे हो, अरंडी का तेल वाला भी, ये सब हम कर चुके करतूत। जब रिजल्ट नहीं आए तब हमने पेटेंट लिया, फिर उनसे सुक्रोज का, और इसका रिजल्ट शानदार आया। और वो भी 10वीं 12वीं पास ही है, कोई इतने बड़े जी जी जी, किसान सब हम ऐसे ही हैं। वो सीरिया हमारे पास तो हम तो कड़े हुए हैं, पड़े हुए थोड़ी ना है। लोग मुझसे अगर पूछे कि साहब सरसों के खल का कॉम्बिनेशन क्या है, भैया लैब में जा, तू अपना काम देख, मुझे तो खेत में रिजल्ट लेना है, बात करता हूँ। 1 एकड़ में 20 किलो डालो, 50 किलो डालो, सब खेत की तैयारी पर देखो रिजल्ट। तो केला लगता है 5 बाई 7, लाइन से लाइन 5 फीट, पौधे से पौधा 7 फीट जिग जैक में, 5 बाई 8 और 5 बाई 9। तो 5 बाई 7 में तो ऐसा है कि अगर 2-3 साल के लिए केला लगाना है खाली, तो फिर आप 5 बाई 7 में 35 स्क्वायर फीट उसको जगह दे दो, तो फिर ये आपका 2 से 3 साल चलेगा। अगर 5 बाई 8 पे चले गए तो 5 साल, 6 साल, 7 साल आप केला आराम से काट सकते हैं। और 5 बाई 9 पे चले गए तो कम से कम 10 साल काट सकते हैं, और हर 6-7वें महीने आपको फसल मिल जाएगी। कैसे? 5 बाई 7 में जब आप केला लगाते हैं तो ये बैठता है 35 स्क्वायर फीट, 1 एकड़ में आते हैं 1250 पेड़। एक पेड़ से आप मरे से मरा 18 से 20 किलो का चरखा मान के चलो, मैं न्यूनतम की बात कर रहा हूँ, हाई फाई की नहीं। जो मेरी गाइडलाइन में केला आ रहा है वो 25 किलो से 35 किलो, 38 किलो, 42 किलो तक जा रहा है। हम बात करते हैं कि बिल्कुल नीचे वाली, कम से कम की। किसान को यहीं तो लॉलीपॉप दे के लोग उल्लू बना के चले जाते हैं, मोटा मोटा दिखा के, निकलता है नहीं। जब फल देखने वाले, फल खरीदने जाते हो आप लोग, वो बढ़िया बढ़िया फल आके रखता है और देता पीछे से। वैसा नहीं करना है, पीछे वाला आगे रखना है। जब खराब ना दे के बढ़िया दोगे तब किसान को लगेगा वाह मज़ा आया है। तो शुरू में किसान को बता दो 5 लाख रुपए बचेंगे, तो वो बोलेगा अरे यार कहीं ना कहीं झोल है। सच बताओ, सच नहीं बताता कोई हिम्मत करने के बाद। सच ये है कि मरे से मरा 18 से 20 किलो का चरखा निकलेगा। 1250 में से समझ लो आपके 100-150 चरखे बट गए, खराब हो गए, इधर उधर चले गए। 1100 चरखे आपके बिक जाएंगे आराम के साथ। और मरे से मरा रेट 10 रुपये का मान लो, और 10 रुपये के रेट में भी आपका ये निकल गया 200 रुपये का चरखा एक हो गया, यानी कि 2,20,000 का 2,20,000 का एकड़ में खर्च आ गया। इसमें आपका अगर 20 किलो का चरखा आएगा तो 70 रुपये के ऊपर खर्च जाएगा नहीं एक पेड़ का, तो लगभग 80,000 का खर्च आ गया। तो आपको 1,40,000 रुपये मरे से मरे केले से एकड़ से बच जाएंगे। अगर मैं इसकी तुलना गन्ने से करूं तो 90 कुंटल का बीघा जब बचत घर लेके जाओगे तब ये मरे हुए केले की बराबरी करोगे आप लोग, नहीं तो जोड़ के देख लो कैलकुलेटर सभी के पास। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या सर नमी की है। नमी बहुत रहती है बरसात में। तो अब मान के चलो 2 महीने मान लो अच्छी बरसात हो जाए तो अपने आप में पानी चलता है। पानी हाँ वो दिखा रहे लेवल थे उठ चूहा, जाता है। इन्होंने दिखाया था और प्रधान जी ने। विंटर में अगर अच्छी सी बारिश हो जाए तो गेहूं भी खराब हो जाती है। कितने दिन पानी खड़ा रहता है जमीन में? 15 दिन 20 दिन बटरे वाले ऊपर आए थे ना, जितना जितना ही पानी रहता है जितना आपने दिखाया था, काफी 6 इंच पानी खड़ा रहता है ना। हाँ लगभग एक ही जगह पे। तो हम जो बेड बनाएंगे 2.5 फीट का जो बेड बनेगा तो केला तो बेड पे है। सर एक समस्या और है ना यहाँ की मिट्टी की। जी जैसे आप बिजनौर की साइड हो तो वहाँ आप गन्ने की बात करूँ तो मिट्टी चढ़ाते हो तो गन्ने पे स्टिक हो जाती है, वो जी, जी। मेड़ पक्की हो जाती है। जी यहाँ फैल जाती है। हमारे यहाँ जैसे ही बारिश होगी वो मिट्टी एकदम घुल जा भाग पानी जाती है। लगते ही हाँ भाग जाती है वो। फत फत वाली मिट्टी है, हाँ, मतलब बारीक कण वाली है, हाँ। ये पकड़ नहीं करती, वो ब्लैक सा और सूख जाए तो बहुत टाइट हो जाती है। आप नंगे पैर चल नहीं पाओगे, चुभती है पैर में, और जहाँ पानी दिया तो फट देनी पैर अंदर जाएगा, वही मिट्टी है यहाँ वैसी पे। वाली है। तो इसलिए वो मेड़ हमारी तो गन्ने पे मिट्टी चढ़ाते हैं वो भी काम नहीं तो बेड इसलिए हम बोल रहे हैं ना शुरू में 2.5 फीट का बन जाएगा, और 6 इंच का नहीं चलेगा। यहाँ पे आपके यहाँ पे 8 इंच का बेड बनेगा, थोड़ा ऊंचा ही चाहिए ताकि पानी जो रहे वो बीच की नालियों में रहे, बेड हमारा ठीक ठाक चलता रहे। सबसे बड़ी समस्या यहाँ वाटर लॉगिंग की हो जाती है। और तो नहीं वाटर लॉगिंग अगर देखो, अगर पानी 1 फीट से ज़्यादा रुक रहा है
तब तो केला नहीं लग नहीं सकता है। इतना 1 फीट तो खैर नहीं रुकता, मॉइस्चर है, मैं उस दिन प्रधान जी मुझे दिखा के लाए थे। मतलब कि जो अब विंटर में भी देखो हमने गेहूं को एक पानी लगाया है, अब हम कोई पानी लगाएंगे नहीं, जो लगाएगा वो खत्म ही हो जाएगा। हाँ, नहीं तो पानी नीचे से आएगा। जिन्होंने लगाया नीचे से आता नहीं है, अगर जैसे बारिश हुई है ना, ये बहुत अच्छी बारिश हुई है हमारे लिए, अगर हम इसकी जगह पानी लगाते हैं तो समझ लो वही। अभी आप गेहूं में खाद डालोगे, कोई ये हो गया काम? ना ना नहीं, खाद तो हम दिसंबर में खत्म कर। खाद आपने डाल दी, नहीं तो आपने अभी 100 लीटर पानी में 2 किलो चूना, 5 किलो ये नमक समुद्री और 20 किलो सरसों की खल, इसको 3 दिन भिगो कर रखना है और इसको 1-2 कुंटल गोबर की खाद पर डालना, फावड़े से चलाना है, फिर इसको पूरे खेत में छिड़क दो आपके क्षेत्र के लिए, बाकी जगह में पानी के साथ चला दो। हमारे पीएच थोड़ा हाई है ना, ये 2 बार करना है, फिर देखो रिजल्ट। सॉइल का पीएच हाई है थोड़ा। आप डिकम्पोजर चलाओ, नॉर्मल कर देगा। और पीएच ज़्यादा है तो अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड 200 लीटर पानी में 2 लीटर H2SO4 बैटरी बनती है जिसकी प्योर, वो मिला करके खेत में जाने दो पानी के साथ, आपके पीएच को लेवल पे ला के रख देगा। कितना बड़ा कोई क्षेत्र नुकसान भी है, नहीं है उसका। हमारा कितना बड़ा क्षेत्र है, आप सब ठीक ठाक ही बैठे हैं, किसी के पास सॉइल टेस्ट रिपोर्ट नहीं है यहाँ पे। हाँ तो गड़बड़ सबसे है। बड़ी समस्या तो हमारे कोई लैब भी नहीं है यहाँ पे पास में। लैब बिजनौर में है, हाँ जी, अब जो हमारे है नहीं तो हमारे यहाँ ऑनलाइन भेज दो। हमारे सरकारी लैब भी है, पर वो उनकी तो वो एरिया की सरकारी का तो वही है। आपने क्या करना है, वो मिट्टी फेंक देंगे, वो लिख के आपने हमारा जो नंबर है 94-245-38-222 उस नंबर पे फ़ोन करो, वहाँ से एड्रेस मंगाओ और यहाँ से मिट्टी भेज दो, वो बताएंगे आपको। हमारे पास लैब है, आपको टेस्ट करके रिपोर्ट और वहाँ से पूरे बिल के साथ पूरा व्हाट्सअप हो जाएगी, एकदम साफ़ सुथरी, जो जो आपकी ज़मीन में है सारे एलिमेंट्स, तो वहाँ वहाँ से करवा सकते हैं। जिंक और पोटाश की डेफिशिएंसी तो हमें पता है कि यहाँ बहुत, और फास्फोरस बहुत हाई है और वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं है ना। हाँ, मैं बताता हूँ अवेलेबल फॉर्म में क्यों नहीं है। पीएच बढ़ा रहा है वो। अवेलेबल अभी बताया तो समझाया तो था आपको, 8 हिस्से फिक्स हो रहे हैं, हाँ, तो वो तो दिखाएगा फास्फोरस बहुत सारी है, लेकिन लेने वाली फॉर्म में तो नहीं है। फॉर्म में नहीं है ना। हाँ, लोहे में आयरन बहुत होता है, लेकिन कील चूसने से क्या मेरा आयरन पूरा हो कार्बन जाएगा? की कमी है 0.5 तक की है। जी, तो खाद कैसे देते हैं आप? मेन क्या है, लोगों को खाद का भी नहीं पता होता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, रसायन से बात करें तो यूरिया, DAP और पोटास। जितना यूरिया उसका 20% जिंक देना है, वरना तो खेत में वायरस आएंगे। बिल्कुल। जितना DAP उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट देना है, नहीं तो आपकी फास्फोरस सही से बर्न, आपका स्ट्रक्चर नहीं बनाएगी। जितना आपका आपने दिया पोटास, उसका 20% कैल्शियम देना है। अगर कैल्शियम नहीं दिया तो मजबूती पोटास के लिए पोटास उतनी चलायमान नहीं होगी। मूवेबल नहीं है। उसके बाद आपका आता है सल्फर। सल्फर कितना देना है? जितना मैग्नीशियम और ये था आपका कैल्शियम, इन दोनों का 20% आपको सल्फर देना है। अगर सल्फर नहीं दिया तो आपके खेत में फंगल बीमारियां आएंगी और चमक नहीं बनेगी दाने के ऊपर या फसल के ऊपर। और जितना आपका सल्फर है उसका 50% अगर पोटेशियम ह्यूमेट, ये पोटेशियम ह्यूमेट नाम इंग्लिश है लेकिन ये ऑर्गेनिक चीज़ है, ये एक तरीके का पत्थर होता है पिसा हुआ, चारकोल टाइप का, ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड। हाँ, तो ये ह्यूमिक से भी प्योर फॉर्म है पोटेशियम ह्यूमेट। उसका अगर आपने आधा पोटेशियम ह्यूमेट नहीं दिया तो फिर ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी। और पोटेशियम फुलविक एसिड जो जमीन की इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, खाद को एक जगह से दूसरी जगह चलायमान करता है, अगर उसका आधा ये नहीं दिया तो ये काम नहीं करेगा। इस सूत्र से कौन किसान खेती कर रहा है बताओ? जो कर रहा है वो मार नहीं खा सकता जिंदगी में भी कम करते हैं। अगर ये पूरे सूत्र से आप दे रहे हैं तो आपका गन्ना 150 पार जाएगा। गन्ना तो हम लगाते नहीं, पर जो धान लगाते हैं ना, जी जी जी, तो धान में हमारे बहुत टाइम से चल रहा है DAP का जी। तो 1-2 साल से हमने उससे सिंगल सुपर फास्फेट पे आए हैं धान में, गेहूं में नहीं, धान में। तो उसका रिजल्ट उससे ज़्यादा तो नहीं पर उसके बराबर है। अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट को डालने से पहले ऐसे बना लेंगे जैसे मैंने बताया था, तो बहुत बड़ा एरिया बन जाता है ना, वो तो फिर प्लांट ही लगाना पड़ जाएगा उसके लिए भी अलग से। नहीं तो लगाओ, क्या दिक्कत आ रही है? आपके पैसे भी तो बच रहे हैं दादा, हाँ, पैसे तो आप उस लेवल और पे आपकी जमीन बच रही है। हाँ। देखो आप तो खेती कर जाओगे थार में और घूम जाओगे आराम से बुल्ट पे, क्या आपका बच्चा घूम पाएगा इस जमीन में? नहीं, हम तो टोटल वो करते हैं, उसका जो भी रेसिड्यू होता है उसे कभी बाहर नहीं निकालते, गेहूं का भी, धान का भी। आपकी बात सही है, लेकिन बॉन्डिंग नहीं टूट रही ना। वो धान का उसका रिजल्ट अभी आ ही नहीं रहा, वो मल्चिंग का जो हम कर रहे हैं मल्च बीच में। अभी नहीं आएगा इतनी जल्दी। 4-5 देखो साल तो लगेंगे। आप अगर इसको इस तरीके से देंगे जैसे मैंने बताया, मिट्टी में मिलवा लो, भाई जितने पैसे आपके, अगर आप 20 मान लिया आप 100 बोरियां डाल रहे हो SSP की, तो 50 बोरी लाओ, 50 बोरी के बराबर
खाद उठवा लो गोबर की। करना आपने है नहीं, करना फिर भी मजदूर नहीं है। सर वो जब जिस फॉर्म में वो बन जाती है ना बाद में, जी जैसे हमने गोबर में सुपर मिला लिया, डाई मिला ली, वो जो उसकी फॉर्म बन जाएगी ना, उसे बिखेरना इतना मुश्किल हो जाएगा कि नहीं, वो बिल्कुल बार-बार डीएपी जैसा ही बन होता है जाएगा। एकदम, हाँ एकदम भुरभुरा, अच्छा। पैसे फिकती है। जब उसे रोज गीला करेंगे तो वो उस फॉर्म में नहीं आ जाएगा, एक वो रोज गीला नहीं करना है मतलब सर, उसे मॉइस्चर मेंटेन करेंगे उसमें। मैं मेंटेन नहीं करना है, पहले दिन तो देना है बस, हाँ 10 दिन छोड़ देना है, वो ऐसा निकलेगा एकदम डीएपी की तरह ही निकलता है वो, जस्ट सूखा। उसके अंदर जो हीट, उसके अंदर जो सर ना पानी छड़ देंदी है, उसके अंदर जो हीट ਮਿਲਾਓ ਜਾਂ ਡਾਈ ਚ ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਪਿਆ ਗੋਬਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਪਾ ਦੇ ਸੁੱਕਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ। सर वो जो उसके अंदर मॉइस्चर आप हीट बनेगी ना, तो ये पानी को भी तो खाएगी, हाँ जी हाँ जी। तो ये भुरभुरा होगा, आप घबराओ मत, बहुत शानदार होता है। ऐसे बिखरता है, मैं तो बिखेरता हूँ ना इसलिए बता रहा हूँ। तो 10 दिन में हो जाता है। हो तो 7 दिन में जाता है, आप इसको 10 दिन रखो, 20 दिन रखो, ये 1.5 महीने तक खराब नहीं होता। गोबर पुराना चाहिए ताजा ही? गोबर पुराना मिल जाए बहुत बढ़िया है, वेजी कंपोजर अगर ताजा है तो वेजी कंपोजर डाल के इसको कर लो ठीक। देखो कोई भी प्लानिंग हमारे पहले गोबर से से टोटल जो अक्सर गांव में तो सड़कों पे फेंक देते हैं, हम भी ऐसे ही मतलब कि खुले तो आप रहता उसके है ऊपर हमारा। डिकम्पोजर डालिए और सरसों कवर्ड भी नहीं करिए। है ना, हमारे कवर्ड नहीं है, उसका न्यूट्रिएंट तो बह जाता है बरसात जी। में। आप इसको जो है वेजी कंपोजर डलवाइए इसके ऊपर, मतलब छाया पहले उसकी कवर भी करना पड़ेगा ना। कवर करना। देखो फिलहाल अगर कवर नहीं कर पा रहे तो कम से कम वेजी कंपोजर पे तो आ जाओ, वो तो हाँ इस्तेमाल किया है हमने। शुरुआत तो करो आप, धीरे धीरे आप रूटीन में देखो नहीं आया हमारे से ना। आपका इंटरेस्ट तब बनेगा जब आप इसको करोगे, जब तक आप करोगे नहीं तब तक वो आनंद नहीं आएगा, सुनने में अजीब लगेगा। रूटीन में आ ही नहीं पाए हम। रूटीन में तब आएगा जब आप करोगे, एक बार प्लानिंग करोगे, इस बार मैंने 4 एकड़ में करना है, ज्यादा मत करो, 4 एकड़ में करके देखो आप। नहीं, मैं तो बड़े बड़े टैंक भी ले आए थे हम तो डाल के थे, पर वो रूटीन में आ नहीं पाए, काम इतना बढ़ जाता है जी उसमें। जी, कोई बात नहीं, कि उसे खोलना ही भूल जाते हो। आप इस गाड़ा सवेरे लगा आपको क्या करना है, मैनेजमेंट तो करना पड़ेगा। अब देखो अनिल अंबानी कितना पूरे देश को पूरा बिजनेस हर सब जगह, लेकिन वो हर जगह नहीं बैठा ना, हर पेट्रोल पंप थोड़ी खड़ा के कितने पैसे का बिका माल, सिस्टम बना दिया है। तो आपने एक सिस्टम क्रिएट करना है। जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ खड़ा हूँ, लेकिन मेरे पीछे पूरी किसान पाठशाला है, 4 करोड़ का ऑफिस है हमारा, फर्स्ट क्लास बना हुआ, वहाँ जगुआर भी है, सब कुछ है। तो वो सिस्टम कैसे बना, धीरे धीरे तो बना, हम लोगों ने बनाना चाहा। मुझे क्या जरूरत थी यहाँ के बोलने की, बिल्कुल बिल्कुल। सर प्रधान जी को बोलता है मेरी वीडियो टीवी पे चला के दिखा दो, उस दिन वाली। सिस्टम बनाना पड़ेगा आपको, एक बार सिस्टम बन गया हो गया काम। नहीं तो मैं फौजी बंदा, मेरे को बोलना भी नहीं आता था शुरू में, तो नहीं बोलना तो हर किसी को नहीं आता जी। ले चाहिए आते हैं, आपको, हाँ। और उतना ज्ञान होना चाहिए पब्लिक के भी। पता नहीं इनमें से आप लोगों में से कौन आदमी किस कंपनी का भी हो सकता है, खड़े होकर सवाल करते तो जवाब भी आपके पास होना चाहिए, होना चाहिए, फिर जवाब ये बड़ी देना बात है। तो आपको एक बार जब आप सिस्टम में घुस गए, फिर आपको रिजल्ट आ गया, फिर आप पकड़ने से भी नहीं रोकने वाले हैं। मेरे पास 2-2 हज़ार बीघे किसान हैं जो कर रहे हैं, वो बोले जी हमें पहले से पता है कि ये इतना गोबर चाहिए तो चाहिए, वो ला के पहले ट्रॉली से इकट्ठा करवाते हैं उसको, बोला फेंकेंगे तो नौकर, 4 नौकर फालतू। ये जो आपका बच गया 25 किलो, इसी में ये फालतू मजदूर भी घुस जाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपकी ज़मीन बच जाएगी, और अगले साल आपने इसको आधा कर देना है, और तीसरे साल आधा करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो तीसरे साल आप ध्यान से देखेंगे कि आपने कुछ डाला नहीं, यही चीज़ें करते जा रहे हो, और आपका पूरी खेती इसी से होगी। अब बात आती है केले पे कर रहे थे हम, अगर आप 5x8 पे गए तो आप 5 साल से प्लस उस पर केला काट सकते हैं। 5x9 पे जाओगे तो 5x9 की जगह इतनी ज़्यादा है कि वहाँ पे 2 पौधे एक साथ चल सकते हैं। तो हर जैसे पहला बच्चा छोड़ा, अगला उसके 6 महीने के बाद, हर 6-6 महीने पे एक बच्चा नीचे से हम छोड़ते जाएंगे। तो कटिंग भी 6-6 महीने पे ही आएगी हमारी, आती साल भर में है, आएगी साल ही भर में, लेकिन कटिंग आपकी रुकेगी नहीं। तो एक साल में 1 एकड़ से 2 बार आप माल काट सकते हैं। सिंगल बार भी काटोगे तो भी 2 लाख रुपए आराम से छोड़ के जाता है केला। तो हमारे क्षेत्र में फिर ये कामयाब क्यों नहीं हो रहा है? किया नहीं किसी ने, कभी गाइडलाइन में नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं, उससे भी लाया थी वो, हम लोग आप दो दिन की सर केले नहीं, अभी आपकी बुलेट है, ये मैंने नहीं चलाई, मैं भी नो ले जाऊँ, कहीं ना कहीं टकरा जाऊँगा, गिर जाऊँगा। वो 6 फुट पे रुक गया था, हाइट उसकी पीला पीला। देखो मैं बताता हूँ, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट बड़ी बात है। ये वाला दूजा घट निकलता है। न्यूट्रिशन हर एक को नहीं पता। जैसे हम लोग क्या है, आपको केला लगवाते हैं, तो केला लगवाने के दिन से और माल बेचने तक हम आप लोगों के टच में हैं, इंटरेक्ट। आप वीडियो देख लेना, पता चल जाएगा आपको। हम आपके बीच में हैं, साथ में हैं, पूरे ग्रुप है हमारे। किसान को कुछ नहीं पता, उसको तो करवाना है, उन्हें ज़िंदगी में पता नहीं केला क्या होता है।
बस एक भुट्टा field लिया और होता है, लगा दिया। हमारे लोकल में कोई अच्छा फील्ड हो ना तो उसे देख के ज्यादा आप आ जाओ बिजनौर, आ जाओ कभी भी। बिजनौर सर, हमारा बिजनौर में का जो सॉइल अब लोकल में कोई ना कोई तो लगाएगा। आप पे कितनी जमीन है? ठीक ठाक है, काम चल रहा है। लगभग 100 एकड़, 200 एकड़, 300 एकड़, इतनी बड़े तो नहीं है, ठीक है। हाँ, 50-60 एकड़ है। 50 एकड़ है। 1 एकड़ में केला लगाने में क्या जा रहा है? हाँ नहीं, लगा के तो एक में क्या तो आप 1 एकड़ लगा के देखो, हो सकता है आप ही भगत सिंह बन जाओ इस क्षेत्र के। सर हम तो पर किसी ना किसी को तो बनना पड़ेगा। अगर दशा दिशा दोनों देखो, सरदार ऐसी पूरी दुनिया में नहीं फैले। पहली बार तो कोई सरदार बाहर जाके काम किया होगा, तब उसने जाके बाकी को बताया यार कनाडा में बहुत मजा आएगा, इधर आ जाओ। तो दूसरा भी गया होगा। फिर आप पूरा पंजाब उड़ता पंजाब है आज की तारीख में, हर घर से 4-4 एनआरआई हैं। तो कोई ना कोई तो भगत सिंह बना होगा उनमें। तो किसी ना किसी को तो आपको भी शुरुआत करनी पड़ेगी। आप लोग अगर शुरुआत करेंगे तो इसका रिजल्ट भी आएगा। तो मेरा कहना यही है कि आप लोग 1-1 एकड़ से शुरुआत करो, तो एक बहुत ज़बरदस्त वाली क्रांति आएगी। दूसरा, गन्ने के साथ भी आप लगा सकते हो। अगर आपको डर लग रहा है तो 7 फीट पे 2 लाइन ले लो आप। सिंगल जो नॉर्मल वाला आता है ना, अपना 4 वाला आता है ट्रैक्टर वाला, वो 2 ले लो आप। 2 लाइन ले ली, 7 फीट जगह छोड़ दी, फिर आपने 2 लाइन ले ली। इसके बीच में आपने 5-5 फीट पे केला लगा दी। गन्ना इसमें निश्चित रूप से आपका 70 से 80 कुंटल बीघे का निकल जाएगा। और केला आपका ये जितना मैंने बोला इससे तो ऊपर ही जाना। ये तो मैं आपको नीचे वाला सबसे लास्ट वाला बताया हूँ। तो अगर किसी वजह से ऐसा भी लग रहा है कि केला नहीं होगा तो गन्ना तो बचा, फट तो नहीं हुए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन केला अगले साल रहेगा, गन्ना नहीं रहेगा। केला गन्ने को होने देगा नहीं। 1 साल ही चलेगा। 1 साल ही चलेगा, अगले साल तो वो निकलने ही नहीं देगा इसको, इतना ज़बरदस्त हो जाएगा। तो आप ये ट्रायल करके देखो, और ये ज़रूरी है हमारे समय के लिए, बदलाव के लिए, नहीं तो हम लोग ऐसे ही फंसे रहेंगे। और एक बात बताऊँ, जब बड़ा किसान करता है ना तो छोटा दौड़ के करता है। उसको पता है ये कर रहा है तो ये सही है, ये बेवकूफ़ नहीं है। बिल्कुल। चाहे वो बेवकूफ़ हो, लेकिन छोटे वालों को क्या लगता है, नहीं यार बड़ा भैया कर रहा है तो इसका मतलब ये ठीक होगा। तो आप लोगों को एक तरफ कदम बढ़ाना पड़ेगा, इस तरफ। मैं आपके साथ खड़ा हूँ हर हालत में। हज़ारों लोगों के साथ, लाखों लोगों के साथ हैं हम लोग। पूरा सिस्टम बना रखा हम लोगों ने। करना पड़ेगा नहीं सर, अब तो लोहे में मर गए। नहीं, बिल्कुल सच में कुछ नहीं है। अब मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बता देता हूँ जो फ्री की हैं। जैसे सबसे पहले यूरिया का सब्स्टिट्यूट है न? आप लोग कुछ मत करो, यूरिया के लिए 2-3 चीज़ें हैं। शायद कर पाओ या नहीं कर पाओ, बड़े लोग हैं नहीं कर पाएंगे, हो सकता है। लेकिन गाजर घास आती है ना, ये गाजर घास ले लो, इसकी कुट्टी काट लो 5-10 किलो, और ये 200 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर बना के उसमें डाल दो। 2 किलो गुड़ डाल दो, इसको 20-25 दिन छोड़ दो, और ये 1 एकड़ में ज़मीन से जाने दो। ये नाइट्रोजन का बहुत ज़बरदस्त स्रोत है। 1 एकड़ में 50 लीटर काफ़ी है। समझ लो आपने यूरिया डाल दिया 25 किलो। दूसरा, दही ले लो, छाछ मट्ठा कुछ भी मिल जाए। छाछ मट्ठा तो एक ही चीज़ होगी, दही या छाछ, इसको लेकर के पीतल के बर्तन आते हैं, कोली आती है शादी में, आजकल तो बंद हो गई, हमारी भी तो आई थी इतनी बड़ी, वो तो है ना, कमी होने तो वो उसमें डाल दो साहब आप। 10, 5, 15, 20 किलो, 30 किलो दही जो भी आ जाए, और उसका मुंह बंद करके उसको आप रख दो, उसको 1.5-2 महीने के लिए। उसके अंदर आप देखोगे कि बाद में आपने वो 1 ड्रम में 200 लीटर के तकरीबन कोई 1 से 1.5 लीटर डालनी है, और घोल के स्प्रे करा देनी है। ये भयंकर काम करती है नाइट्रोजन का, और जबरदस्त वाला, साथ में फंगिसाइड का काम भी करेगी। दूसरा बात आती है फास्फोरस वाली, कि भाई डीएपी कैसे बनाएं। तो डीएपी के लिए जब आप गोबर की खाद देंगे, उसमें वेस्ट डिकम्पोजर चलाएंगे, और साथ में मिट्टी का स्प्रे करते हैं, और उसके साथ में जब ये गोबर की खाद बनती है ना हमारी, तो इसमें बनाते समय आपने सरसों की खली, चूना, गेरू, जो वो चीज़ें बताई थी, ये थोड़ी थोड़ी अगर हम डाल के इनके ऊपर, ये जो मैं अभी कल्चर बताने जा रहा हूँ आपको, बहुत सारे आने वाले टाइम, अभी जब मैं आगे बढ़ूँगा तो कुछ ऐसे ऐसे प्रोडक्ट बताऊँगा आपको, कल्चर बताऊँगा, जो आपको ये इसमें हेल्प करेंगे, बढ़ते जाएंगे। इन सबको 10-20 लीटर लेके छिड़कते जाओ, तो ये डीएपी में कन्वर्ट कर देगा इसको, एकदम प्योर, बढ़िया, ज़बरदस्त वाला मजबूत खाद, और वो भी फ्री का। पोटास के लिए आप लोगों ने क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, मुझे याद दिला देना कि पोटास वाला फ्री में पोटास कैसे बनती है। आपने सबसे पहले क्या करना है, एक आपने खट्टा जैव रसायन बनाना है, एक मीठा जैव रसायन बनाना है। ये क्या होता है, आप वेस्ट डिकम्पोजर ले लो, आप
अच्छा घोल जिसमें खुशबू आ रही हो, उसके अंदर आपने नींबू ले लो, नींबू या पानी ले लो, आप बैटरी कंपोजर भी छोड़ो, साफ सुथरा पानी ले लो ट्यूबवेल का 150 से 250 लीटर। उसके अंदर आप 5 किलो नींबू ला के काट के और डाल दो। इसका रेशियो है 1, 3, 10। 1 किलो गुड़, 3 किलो नींबू और 10 लीटर पानी। अब इसके रेशियो को बढ़ा दो। 3 किलो गुड़, ठीक है साहब, और लगभग 30 किलो नींबू। अब 30 किलो नींबू कहोगे बहुत पैसे का आएगा, लेकिन ये लगेगा भी इतना सही, ठीक है। और इसके अंदर 100 लीटर पानी। इसको मिला के आप एकदम एयर टाइट करके 90 दिन के लिए छोड़ दो। तो 90 दिन के बाद इसमें से खुशबू आएगी आपको, ये खट्टा जेवरेशन बन गया। ये आपने 50 ml एक टंकी में डालना है, यानी कि 1 लीटर 200 लीटर पानी में, और इसका स्प्रे करा देना है फ्लावरिंग आने से पहले। तो आपका फूल बहुत ज़्यादा आएगा, पॉलीविक एसिड बन जाएगा, पॉलीविक एसिड बन जाएगा ना। ये जहाँ जितना भी ये बना, ये इसका फूल आपका डबल संख्या में आएगा फूल। दूसरा मीठा जेवरेशन, उसमें क्या करते हैं, 1 किलो गुड़, 3 किलो मीठे फल और 10 लीटर पानी, उसका भी यही रेशियो है। उसको भी ऐसे ही स्प्रे करना है, उसका फल आने के बाद करना है। तीसरा, आपको अगर टेस्ट चाहिए, आपके गेहूं में के टेस्ट नहीं आ रहा है, चावल में टेस्ट आना चाहिए, मलाई जैसा टेस्ट आता है अगर पहले चावल को खाते थे, उसके लिए आप 6 लीटर छाछ ले लो। 6 लीटर छाछ में 6 ग्राम मात्र आंवले का चूरन डाल दो, आंवला पिसा हुआ, और 6 ही घंटे के लिए मिला कर रख दो। उसके बाद 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करा दो फ्रूट पे, फल पे आपकी, देखो आपका स्वाद बढ़ जाएगा। फ्री की चीज़ें आदमी करना चाहे तो बहुत कुछ हो सकता है। दूसरा, आपने 1 किलो सुहागा ले लो, घर ले आओ, कढ़ाई में भून लो उसको, और थोड़ा सा पीस के 200 लीटर बैटरी कंपोजर में डाल दो, और इसको कम से कम 20 दिन रहने दो उसके अंदर। ये बोरान बन गया आपका। 10 लीटर पर एकड़ पानी के साथ छोड़ दो। एक ही ड्रम रख लो, उसमें 10-10 लीटर जितनी चीज़ें बताऊंगा सब मिला दो और एक साथ जाने दो 1 एकड़ में। गेहूँ, चना, सरसों, ये सब चीज़ें अंकुरित कर लो, 4-5 चीज़ें, 2-1 दलहन, 2-3 तिलहन ऐसे करके, और इन सबको लेके हल्का सा, चाहे कूटना भी छोड़ो, वैसे के वैसी वेस्टी कंपोजर में डाल दो अंकुरित, 2-2, 3-3 दिन की इतनी जड़ी हुई, और इनको रहने दो 20-25 दिन। ये प्रोटीन बन गया आपका। अब ये 10 से 50 लीटर एकड़ के हिसाब से चला दो आप, जितना आपकी क्षमता हो। प्रोटीन मिल गया फ्री का, अमीनो एसिड बन जाएगा इससे। कुछ भी नहीं, वेजी कंपोजर में सड़े गले फल सब्जी, घर के चावल का मांड बचता है, ये डाल दो। इसको पड़ा रहने दो 20 दिन। ये 20 से 50 लीटर 1 एकड़ में चला दो, तो आपका सफ़ेद जड़ इतनी ज़बरदस्त आएगी, ह्यूमिक एसिड का काम हो गया, पैसे बच गए। इसके अलावा आपका बैटरी का जस्ता मिलता है जहाँ पे, और मोटर की फूकी हुई तार, वो डिकम्पोजर में डाल दो आप, और 1 किलो कील डाल दो, या कोई जंग लगा लोहे का टुकड़ा, 10 लीटर ये चला दो। तो ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व हो गए, साबुन में आगे निकल गए। सबसे बढ़िया चीज़, रेलवे लाइन के किनारे जो पत्थर मिलते हैं, वैसे वाले पत्थर आप लाओ कहीं से, और कुछ टाइल, हरी, नीली, पीली, ये टाइल नहीं, मतलब मार्बल वाला पत्थर दुकान में मिल जाता है, वो ला करके 200 लीटर पानी में डाल दो। तो 20 दिन के बाद आप देखोगे कि अर्क निकलना शुरू हो जाएगा इस पत्थर का। आपने ये 10 लीटर से 50 लीटर खेत में जमीन से छोड़ना है। इसके अंदर सारे तत्व हैं। ऐसी मेरे पास इतनी सारी चीजें का शाम हो जाएगी, मैं बंद नहीं होने वाला। फ्री खेती इन्हें याद है एक दिन पहले नहीं, वो वीडियो आएगी, वीडियो देखना, बना के दे दूंगा मैं। भाई ये क्या लग रहा? मैं जो ग्रुप बनाऊंगा ना, मैं जो ग्रुप बनाऊंगा, ग्रुप में डाल दूंगा ये सारी चीज़। आप लोग बनाओ अपने घर पे बैठ के। मेरे कहने का मकसद है कि सेल्फ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट कब बनाएंगे हम लोग, कब सोचेंगे इसके बारे में। बैम्बू फार्मिंग पे आप लोग नहीं आ रहे, बैम्बू फार्मिंग के बारे में सोचना चाहिए। आज की तारीख में बांस, लकड़ी खत्म होती जा रही है, कहाँ से लाओगे लकड़ी कल? तो बांस के अलावा कोई विकल्प नहीं है आपके पास। चाइना हमसे कभी लड़ाई नहीं करेगा ज़िंदगी में, याद रखना। कारण साला उसकी पूरी इकोनॉमी हम पे डिपेंड है, टोटल इकोनॉमी हम पे डिपेंड है। सबसे मजबूत पड़ोसी हम उसके जो उसका पूरा माल खरीदते हैं।
इतना बांस है चाइना पे, किसको बेच रहा है? हमारा। और चाइना में बांस कहाँ से गया? भारत से। उसने हमें डरा दिया कि बांस नहीं चलाना, चाइना साला बांस चला रहा है, वो कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है उसको। तो बांस की खेती भी जो है वो बहुत जबरदस्त खेती है, आप लोग उसके बारे में विचार करो। सर एक क्वेश्चन था, ये केला है जो आप बता रहे हो, मतलब 2-3 साल बाद जैसे हमने खेत खाली करना है तो तब उसका क्या करेंगे? बहुत भरा पड़ा हुआ खेत हमारा, जब केले के पेड़। अरे वो पता भी नहीं चलता है, पीछे बल चल आता है केले का। मेरे तो हैरो ने 5 बार घूमी थी और खेत बराबर कर दिया था, ये पता नहीं चलता इसमें केला भी है कि नहीं। तो मिट्टी बाहर 1.5 महीना तो महीने रखा खेत में, फिर उस पर बाहर गिरे क्या वो सड़क ऐसा नहीं खत्म होगा, जब हैरो चलेगी तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। जब हम 2 धान लगा रहे हैं पिछले 3-4 साल से जी। तो पहले में तो चलो गेहूं की जुताई काटी हमने, तो उसका इतना होता नहीं है, माल होता है ना, वो तो मिला दिया जाता है। जब हम दूसरी बार धान काटते हैं तो उसका पुराल सारा, उस टाइम बारिश हो जाती है तो वो हमें मल्ची करना पड़ता है। और वो जब उसमें हम दोबारा धान लगाते हैं ना, उसमें मीथेन बहुत बनती है, पुराल की तो मीथेन नहीं बनती है। और वो 15-20 दिन 25 दिन आप मान के चलो, 20-25 दिन तो वो जो पेड़ धान लगाते हैं हम, वो वहीं का वहीं स्टैंड स्टिल हो जाता है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं आती। आप यूरिया डाल लो, कुछ डालो, तो हम डालने से हटते नहीं है, डालते रहते हैं उसमें कि वो जो पुराल है वो मतलब कि उतने दिन ना लेके वो जल्दी उस फॉर्म में आ जाए कि वो बेस्ट डिकम्पोजर हमने वो करके देखा, पर वो कितना चला है? डिकम्पोजर कितना चला है? स्प्रे किया था। नहीं, स्प्रे नहीं, हाँ जी, आपको पानी के साथ 1 एकड़ में 1000 लीटर। क्योंकि ये जब पूसा ने वेस्ट डिकम्पोजर बनाया था इस साल, उन्होंने आप चंद्रा जी वाला चलाओ, पंजाब में ट्रायल भी किए हैं उनके, तो वो उसका रिजल्ट तो वही 20-25 दिन में तो वैसे ही पुराल गल जाती है, 20-25 दिन में वो काम कर रहा है। तो देखो ऑर्गेनिक तरीके से तो इसी तरीके समय तो इतना ही लेगा। चलाते रहो। आप उसको पहले से चलाओ। वो कितना है ना, अब 2-4 एकड़ में तो आदमी मर मार के कर ले, बिल्कुल सही बात। वो इतने बड़े फील्ड में तो हो नहीं पाता। नहीं, आपको नालियों पे रखो आप उसके। आपकी जो टंकियां है ना, हाँ जी, टंकियां हर एकड़ के मुहाने पे रख दो आप, और बंदे को बोलो कि सबकी 20 खोलता चला जाए, जिधर भाई पानी तो कोई ना कोई तो देता होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो बंदे को टंकी खोलने में कितना टाइम लग रहा है, और वहाँ वापस खत्म होने के बाद उसको भर के और हफ्ते में तैयार हो जाता है। हाँ, वापस भर के और उसमें 2 किलो गुड़ डालने में क्या कौन सा पड़ा सर काम? ऐसा है ना कि वो धूप में रहते हैं टंकियां, या तो उन्हें फिर कोई फर्क नहीं पड़ता धूप में। बैटरी डिकम्पोजर को कोई धूप छाया से लेना देना नहीं। डिकम्पोजर एक उपाय है सर इसका। वो बहुत भयंकर मीथेन बनती है, वो सारा जो हमने डाला होता है ना, वो सबको ऐसा कर देती है कि कुछ डाला ही नहीं खेत में। हाँ, तो इसका उपाय बैटरी डिकम्पोजर है। हाँ है, उसमें 20 दिन के बाद आपको जो भी धान में ग्रोथ दिखती है ना, 20 दिन तो कम से कम लेता है। जी जी जी। वैसे हम आम धान लगाते हैं डिकम्पोजिशन मैं बताता हूँ, जब कोई भी पौधा डिकम्पोज होता है तो जमीन से नाइट्रोजन लेता है, हाँ जी, हाँ जी, बस, तो आपकी बढ़वार होगी नहीं। बिल्कुल ना। तो अगर नाइट्रोजन डाल दें उस टाइम नहीं, कोई फायदा नहीं ना उतना। फायदा होता नहीं ना उसका, हमने देखा है। डिकम्पोजर सबसे बेस्ट है, बेस्ट डिकम्पोजर सबसे बेस्ट। और आप लोगों ने गुड़ चलाओ अपने खेतों में, महीने में 1 बार खाली गुड़, 4 किलो गुड़ लो, 200 लीटर पानी में घोल दो, 1 एकड़ में जाने दो, फिर आप देखो इसका रिजल्ट कितने जबरदस्त वाले आएंगे। तो मेरा कहना ये, आप लोग केले और बांस की तरफ बढ़ो। ये लखीमपुर खीरी की हमारे पास है, लेबर है गन्ना चल रही, केला का सबने लगा रखा, कह रहा केले वाले उनके यहाँ पे केला ही होता है। आप लोग पता नहीं कब आओगे केले में, दूसरा जन्म सरदार जी गारंटी नहीं है यही मिलेगा। पता चला चाइना में बन के सारा चाउन पे 1 महीना पीस के खा रहे हो। तो ये हमारे लेबर है एक ही ना, जन्म मिला है, कुछ नहीं पता वापस किधर भेजना उनके पास कह है। रहा जमीन मार थोड़ी थोड़ी में सबने केला लगा रखा है। उनके यहाँ पे तो लोग लीज पे लेके लगाते हैं। महाराष्ट्र एक गया ना उन्होंने हजूर साहब नहीं, लखीमपुर खीरी जहाँ है। चलो जी, हो गया। करोना